एक अजीब और रेतीली जगह में एक पोर्टर एक कमजोर लेवल मॉब के खिलाफ अपनी जान की लड़ाई लड़ रहा है। वो मुश्किल से जीतने में कामयाब होता है, एक मौके का फायदा उठाकर उसे अंदर से खंजर मारकर। जैसे ही मॉन्स्टर गिरता है, पोर्टर उठता है और अपना सांस बहाल करता है, इस बात पर खुश होते हुए कि आखिरकार वो मॉन्स्टर को हराने के लिए अपनी खुद की ताकत इस्तेमाल कर सका। तभी अवेकेंड उसे बुलाते हैं क्योंकि उसे अपना काम करना चाहिए और मॉब ड्रॉप्स जमा करने चाहिए क्योंकि वो एक पोर्टर है। क्या उसने सोचा था कि वो यहाँ बस बैठा रहेगा और सारा दिन कुछ नहीं करेगा? पोर्टर बहुत माफी मांगता है और जैसे ही अवेकेंड मुड़ते हैं, वो उसे बेकार अनअवेकेंड ट्रैश कहते हैं। दुनिया पूरी तरह बदल गई जब गहराई में अबिस दरियाफ्त हुआ। अबिस असल में एक दूसरी डायमेंशन है जहां वो मॉन्स्टर्स रहते हैं जो सिर्फ फैंटेसी स्टोरीज में होते हैं। इस अबिस की दरियाफ्त के बाद वक्त के साथ अवेकेंड ट्रांसेंडेंटल पावर्स वाले लोग जाहिर होना शुरू हो गए। अपनी पावर्स के साथ वो अबिस को एक्सप्लोर करने और अंदर मौजूद मॉन्स्टर्स को हराने के काबिल थे। इस सब की वजह से किसी को परखने का मेयार अब ये नहीं रहा था कि वो कैसे हैं या वो अपने काम में कितनी मेहनत करते हैं। ये सब सिर्फ इंसान के अवेकनिंग रैंक पर निर्भर था। अगर किसी का अवेकनिंग रैंक काफी ज्यादा होता तो उन्हें यकीनी तौर पर एक अच्छी जिंदगी मिलती, मगर ये उस पर बिल्कुल लागू नहीं होता। वो एक पोर्टर है जो सिर्फ अवेकन्स का कार्गो उठाता है, और एक अनअवेकन है जिसने अपनी जिंदगी के 35 साल में कभी अपनी स्टेटस विंडो नहीं खोली। जब तक वो अवेकन नहीं होता, वो कभी एक पुरसुकून जिंदगी नहीं गुजार पाएगा। जैसे ही वो ये कहने के लिए मुड़ता है कि उसने सारी लाशों को लूट लिया है, पोर्टर ये देखकर दंग रह जाता है कि सारे अवेकनर्स दर्दनाक तरह से मर चुके हैं। लेकिन जब वो पीछे हटने की कोशिश करता है, वो किसी चीज या किसी शख्स से टकराता है जो कहता है कि लगता है सिर्फ एक बचा है। ये एसएस रैंक्ड मॉन्स्टर असोडियस है। मायूसी में पोर्टर अपनी छोटी सी नाइफ से अपना दिफा करने की कोशिश करता है, मगर एक ही झटके में असोडियस उसके हाथ को उड़ा देता है, जिससे वो गिर जाता है और दर्द से चिल्लाता है। इसके बावजूद वो हार नहीं मानता, मगर उसकी बदकिस्मती से असोडियस ताकत के मामले में उससे सदियों आगे है। इसलिए वो उसके सर में एक एबिलिटी मारता है और उसे धीरे धीरे और गहरा घुसाता है। जैसे ही पोर्टर मरता है, वो सोचता है कि क्या ये सच में अंत है। उसके माँ बाप एक दर्दनाक कार एक्सीडेंट में इंतकाल कर गए थे। स्कूल में उसे बेइंतहा बुली किया जाता था और अपनी सारी जिंदगी वो नजरअंदाज और अकेला रहा सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अवेकेंड नहीं था। वो एक लूजर था, मगर फिर भी इन आखिरी लम्हों में भी वो अब भी अवेकन होना चाहता है। जैसे ही उसका खून जमीन पर गिरने लगता है, एक अकेला कतरा मुख्तलिफ रंगों की रोशनी में बदल जाता है और पोर्टर को कहीं और ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि अवेकनिंग कंडीशंस पूरी हो चुकी हैं, उसे एक सुनहरी सीढ़ियों की तरफ खींचा जाता है जहां एक मिस्टिकल बीइंग नीचे उतरती है। पोर्टर इस सब को समझने की कोशिश करता है और जब वो पीछे देखता है तो उसे असोडियस नजर आता है जो वक्त के एक लम्हे में रुका हुआ लग रहा है। वो बीइंग हैरान है कि इस सब के बाद भी उसका ध्यान असोडियस पर है, जिस पर पोर्टर पूछता है कि वो कौन है। वो बीइंग कहता है कि उसे खुद सही से नहीं मालूम, क्योंकि कुछ उसे किंग कहते हैं, मगर उसे इसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो अब से उसे मेहरबानी से अथॉरिटी अता करेगा। पोर्टर उसकी बातों में खो जाता है। किंग, अथॉरिटी, आखिर ये बीइंग किस बारे में बात कर रही है? किंग, जैसे उसका दिमाग पढ़ रहा हो, कहता है कि शक करना फितरती है, मगर उसने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो उसके इरादे और टेनासिटी का मदाह था। अपने आखिरी लम्हों में भी उसने और ज्यादा की ख्वाहिश की, हालांकि उसे इसे सिर्फ एक बार होने वाली चीज समझना चाहिए क्योंकि इस तरह का मिरेकल यकीनी तौर पर दोबारा नहीं होगा। पोर्टर को अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है और वो किंग से पूछने की कोशिश करता है, मगर वो कहता है कि उसे सब्र करना होगा क्योंकि एक दिन आएगा जब वो सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन तब तक उसके पास खुद के दम पर फलने फूलने के लिए उसकी कीमती की। जैसे ही एक रोशनी की चमक पोर्टर के चेहरे पर आती है, वो एक दूसरी जगह जागता है जहां कुछ लोग उसे पागल कहते हैं क्योंकि वो उन्हें इस तरह नजरअंदाज कर रहा था। यहाँ तक कि एक बंदा उसे थप्पड़ मारता है जो उसे इस कंफ्यूजन से जगा देता है। उसका सामना एक ऐसे चेहरे से होता है जिसे उसने नहीं सोचा था कि वो फिर कभी देखेगा। बाहुकू,
जब ताहून सोचता है कि ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है जिसने उसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी, हुकू उसे थप्पड़ मारना जारी रखता है और पूछता है कि वो जवाब क्यों नहीं दे रहा। क्या वो उसे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है? तभी उसे याद आता है जो किंग ने अथॉरिटी के बारे में कहा था और वो अपनी स्टैट विंडो खोलता है, ऐसी चीज जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो ये भी देखता है कि वो 19 साल का है, जिसका मतलब है कि वो 16 साल पहले रिग्रेस हो चुका है। लेकिन अगर ये सच है और हैलुसिनेशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि किंग ने जो किया वो काम कर गया। वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है, जिससे हुकू सोचने लगता है कि क्या इस कमीने का दिमाग वाकई चल गया है। लेकिन जब वो पूछता है कि क्या उसे और ज्यादा मार चाहिए, तो उसे एक जोरदार पंच पड़ता है जो उसे पीछे फेंक देता है। अपनी आंखों में आंसू लिए वो ऑफिशियली अनाउंस करता है कि वो भी एक अवेकेंड है। अब जैसे ही वो अपने चेहरे से आंसू पोंछता है, हुकू के दोस्त जो खुद भी अवेकेंड है उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वो उसे तमीज सिखाएंगे। एक उसके चेहरे पर सीधा मारने की कोशिश करता है, लेकिन ताहून डॉज करता है और उसे एक अपरकट मारता है, इससे पहले कि वो दूसरे दोस्त को लात मारकर रास्ते से हटा दे, जो आइस मैजिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। उन 35 सालों के लिए जो उसने एक अनअवेकेंड के तौर पर गुजारे, उसने सर्वाइव करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी। फिजिकल ट्रेनिंग और टेक्निक से लेकर अबिस और उसके मॉन्स्टर्स के बारे में तमाम मालूमात तक, उसने हर इंटरपर्सनल कॉम्बैट स्किल में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इन कमजोरों से हार जाए जिन्हें फाइटिंग टेक्निक्स के बेसिक्स भी नहीं पता। वो अपनी एक्सपर्ट स्किल से उन्हें एक बार फिर ढेर कर देता है, लेकिन इस बार वो हमेशा के लिए गिर जाते हैं। जब ताहून उनके ऊपर खड़ा होता है, वो देखता है कि अगर उसे फाइटिंग बॉडी बनानी है तो उसे अपना फिजिकल ट्रेनिंग रूटीन फिर से शुरू करना होगा। हुकू धीरे से अपनी बेहोशी से उठता है और सोचता है कि ये सब बकवास है। क्या वो अवेकेंड है? वो बस खुशकिस्मत था, लेकिन वो उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि वो फिर कभी चल नहीं सकेगा। इसके साथ वो अपनी स्टोन स्किन एबिलिटी एक्टिवेट करता है जो जिस्म को मजबूत बना देती है। वो अपनी चट्टान जैसी सख्त फिस्ट से ताहोल को पंच मारने की कोशिश करता है, जिसे डॉज करना मुश्किल साबित होता है क्योंकि उसकी अटैक स्पीड भी बढ़ गई है। जैसे ही वो एक और अटैक को डॉज करता है, वो हैरान रह जाता है जब हुकू हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उसे एक ऐसे अटैक से कुचलने की कोशिश करता है जो शायद उसे मार देता। जैसे ही अटैक से उड़ने वाली धूल साफ होती है, ताहून पीछे से उसे सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से हुकू देख लेता है और फौरन मुड़ते हुए अपना चेहरा सख्त कर लेता है जो उसके अटैक को मुकम्मल तौर पर रोक लेता है। ताहून आने वाले अटैक से अपना दिफा करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लॉकिंग के बावजूद वो जमीन पर जा गिरता है, जिससे उसे खून निकलने लगता है, हालांकि वो अभी भी होश में है। जैसे ही हुकू करीब आता है, वो ताहून से कहता है कि उसे इतना उड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन अब शायद वो होश में आ गया है ना? उसे अब एहसास हो जाना चाहिए कि वो एक अनअवेकेंड कचरा है। वो अब क्या करने वाला है? भाग जाएगा या शायद अपनी अवेकेंड स्किल के साथ लड़ने की कोशिश करेगा अगर उसके पास कोई है भी तो। ताहून सोचता है कि तमाम अवेकेंड के पास एक स्किल और रैंक होती है जो एफ रैंक से शुरू होती है, जो बुनियादी तौर पर एक आम इंसान जैसी ही होती है, और एस रैंक तक जाती है, जहां मॉन्स्टर्स एबिलिटीज जाहिर होती हैं। बदकिस्मती से ताहून के पास जो स्किल है वो अननोन है, जिसके बारे में उसने अपनी मालूमात के बावजूद पहले कभी नहीं सुना था। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि ये एफ रैंक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास हुकू के खिलाफ जीतने का कोई मौका हो, जिसके पास सी रैंक स्किल है। ताहम किसी अजीब वजह से उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि वो फिर कभी हारेगा। जैसे ही उसकी रेड ऑरा पूरे इलाके में फैलने लगती है, हुकू डर जाता है क्योंकि उसे यकीन नहीं आता कि वो मामूली ताहून वाकई में अवेकेंड है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका जिस्म इन्विगोरेटेड हो गया है और वो अब मैजिक महसूस कर सकता है। क्या ये प्रेडेशन स्किल की ताकत है? यूकू एक बार फिर हमला करता है, इस बार अपने ऊपर पहले से ज्यादा रॉक स्किन के साथ, क्योंकि वो ताहुन को एक ही वार में खत्म करना चाहता है ताकि अपनी जान खतरे में ना डाले। इससे पहले कि उसका हमला पहुंचे, ताहुन अपना हाथ आगे करता है और एक अजीब डार्क बीइंग उनके ऊपर जाहिर होता है, जो प्रेडेशन स्किल के साथ आहिस्ता आहिस्ता ह्योकू की रॉक स्किन को कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ताहुन अपनी एबिलिटी को और भी ज्यादा इरादे के साथ हटाता है और आखिरकार सब खा जाता है। जैसे ही यूकू के जिस्म से रॉक्स गिरते हैं, क्लास में मौजूद हर कोई आमतौर पर बातें करने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
मगर तभी आसमान तायुन की एबिलिटी से एक डार्क रेड लाइट में रंग जाता है। धूल साफ होने के बाद रिजल्ट सामने आ जाते हैं। यूको पूरी तरह डिफीट हो चुका था और अब जमीन पर पड़ा है। अपनी कामयाब प्रेडेशन के नतीजे में ताहुन का रैंक बदलकर ई हो जाता है और उसे एक नई स्किल भी मिलती है, वही जो यूको के पास थी, स्टोन स्किन। अपनी इस लड़ाई के बाद ताहुन उन सब लड़कों को घसीटकर स्कूल इन्फॉर्मरी ले जाने का फैसला करता है जिन्हें उसने पीटा था, जहां नर्स ये देखकर हैरान रह जाती है कि वो सब बुरी तरह जख्मी हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद सबको ताहुन स्कूल क्लिनिक ले गया, जहां नर्स अपनी हीलिंग एबिलिटीज से उन सब के जख्मों का बेहतर इलाज करने के काबिल थी। फितरी तौर पर उसने नर्स से झूठ बोला कि उन्हें ये चोटें कैसे हुईं और बताया कि वो सीढ़ियों से गिर गए थे, जिस पर वो हैरान थी, मगर उसने जाने दिया क्योंकि सवाल पूछना शायद उसके पे ग्रेड में नहीं था। अब जब वो पूरी तरह ठीक हो चुका है, वो घर जा सकता है, लेकिन उसे ये कहना पड़ेगा कि ये बेहतरीन है क्योंकि उसने बचपन के बुली से बदला ले लिया और साथ ही अवेकन भी हो गया। क्या ट्रीट है। हालांकि इस सब में एक मसला है और वो मसला प्रेडेशन है। उसका रैंक, जिसे बदलने के लिए उसने सालों मेहनत की थी, सिर्फ एक फाइट के बाद बढ़ गया। स्किल शायद एफ रैंक की हो सकती है, लेकिन ये यकीनन किसी सी रैंक स्किल से ज्यादा पावरफुल है। ये अपने अपोनेंट्स की स्किल्स भी स्टील कर सकती है जिन्हें वो हराता है। लेकिन उस किंग गाय ने उसे इस तरह की पावर क्यों दी, और सबसे अहम बात ये कि उसने उसे रिग्रेस क्यों किया। उसके पास बेशुमार सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए, लेकिन सबसे अहम काम जो उसे अब करना है वो ये है कि प्रेडेशन और इसके काम करने के तरीके के बारे में मजीद मालूम करे। वो घर वापस पहुंच जाता है, जिससे उसे मुस्कुराहट मिलती है, क्योंकि अपने पेरेंट्स के गुजरने के बाद वो कुछ वक्त के लिए अपने अंकल के साथ रहा था और उन सब ने दिल से उसका वेलकम किया था। वो ये सोचकर अंदर जाता है कि अंकल काम से देर से आएंगे, इसीलिए उसे इससे मिलती जुलती स्किल्स पर रिसर्च करनी चाहिए। जब वो घर में घूम रहा होता है तो वो देखता है कि 3 गुंडे जयांग यानी अंकल के बेटे के पास खड़े हैं। ताहुन उससे पूछना चाहता है कि वो स्कूल में क्यों नहीं है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो अपने बाप के कैश निकाल रहा है। अपनी रिग्रेशन से पहले भी उसे याद है जब ये बच्चा दूसरे बुलीज के साथ घूमना चाहता था और इसके लिए उसने घर के सारे पैसे ले लिए थे, जिससे घर में काफी हंगामा हुआ था। ये सोचना कि ये सब आज ही होना था। बुलीज का बॉस खड़ा होता है और यंग के कजिन को इतनी जल्दी घर देखकर हैरान होता है, मगर वो बस बाहर क्यों नहीं चला जाता। वो इस सब में ना पड़े, वो बस अपना मकसद पूरा करके चले जाएंगे, इसीलिए उसे एक अच्छे अनवेकन की तरह यहां से चले जाना चाहिए। ताहुन बस उसे देखता है, मगर फिर मुस्कुराता है, क्योंकि ये चीजों को टेस्ट करने का बेहतरीन मौका है। वो अचानक बुली बॉस के मुंह पर एक मुक्का मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, जिससे बाकी सब काफी हैरान हो जाते हैं। इसके साथ ही ताहुन प्रेडेशन का इस्तेमाल करता है, जिससे बुली बॉस डर जाता है। लेकिन जब वो स्किल को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है तो उसे बताया जाता है कि इसका मेन फंक्शन इस वक्त इनएक्सेसिबल है। बॉस परेशान है कि वो क्या कर रहा है, मगर ताहुन उससे भी ज्यादा हैरान है, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा कि प्रेडेशन एक्टिवेट नहीं हुआ। बॉस उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है, जबकि वो परेशान होता है और साथ ही उसे क्रेजी बास्टर्ड कहता है। और फिर वो और उसके गूंस उस पर स्पेल्स की बारिश कर देते हैं। एक बाइंड छोड़ता है, दूसरा पॉइजन और बॉस ब्लीड। ये तीनों स्टेटस इफेक्ट्स तायुन की तरफ बढ़ते हैं, जो रिएक्ट करने की उम्मीद भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो सब एक साथ उसे लगते हैं, जिससे पूरी बिल्डिंग रोशनी से भर जाती है। उसके बाद बॉस पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें अवेकन बनकर उल्लू बनाने की। ये सब उसने खुद अपने ऊपर लाया है, कितना डम्बास है। बदकिस्मती से ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनकी स्किल्स का इस्तेमाल प्रेडेशन ने महसूस कर लिया है, जो तमाम स्टेटस इफेक्ट्स के इस्तेमाल की तस्दीक करता है और एक मिस्टीरियस पावर की वजह से उन्हें रेजिस्ट करता है। तायुन हंसता है क्योंकि ये टेक्निक अभी काम नहीं कर सकी। इसने उनकी स्किल्स को अपनी मर्जी से न्यूट्रलाइज कर दिया। कितना इंटरेस्टिंग है। इससे पहले कि बॉस ये भी सोच सके कि क्या हो रहा है, ताया अपनी मुट्ठी को रॉक स्किन से ढक लेता है और उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि वो फर्श तोड़ देता है। जब ताहुन बुलीज की चित्रोल कर लेता है, वो उसके बारे में सोचता है जो उसने सीखा। वो अब स्टेटस विंडो को पहले से भी बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, जो मुतालिका अवेकन की जनरल इंफॉर्मेशन दिखाती है, लेकिन सब कुछ नजर नहीं आता। पहली बात तो ये कि उसके माना में बिल्कुल कमी नहीं थी, फिर भी प्रेडेशन एक्टिवेट नहीं हुई,
तो इसकी नॉर्मल डिस्क्रिप्शन के अलावा माना के अलावा दूसरे फैक्टर्स भी होने चाहिए जो एबिलिटी को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। इसके अलावा स्किल का पैसिव इफेक्ट भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि ये एबनॉर्मल कंडीशन से जुड़ी स्किल्स को रेजिस्ट और न्यूट्रलाइज करता है, जैसे कि जिनसे वो पहले टकराया था। खैर, उसे ये सब मजीद ऑन द फील्ड रिसर्च से कंफर्म करना होगा ताकि टेस्ट कर सके कि क्या ये सच है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अब उसे किसी और चीज का ख्याल रखना है। वो यांग से पूछता है, जो उसके सामने झुका हुआ है, कि वो क्या कर रहा है। यांग उससे इतना इम्प्रेसिव स्पेक्टेकल देखने के बाद फौरन जवाब देता है। वो दिल से मुतासिर हुआ है और उसने अपने कामों पर गौर किया है। वो अब सिर्फ इस एक बार के लिए उससे माफी की भीख मांगता है। चाहे कुत्ते की तरह उसके जूते चाटना हो या बिल्ली की तरह म्याऊं करना, वो वही करेगा जो वो उससे करवाना चाहता है। तायुन हैरान है। वो जानता था कि ये बंदा तब भी एक फॉक्स था, लेकिन ये सोचना कि ये इस हद तक होगा। खैर, ये आज का मसला नहीं है, क्योंकि आज एक और वाकया होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा। वो यांग को माफ कर देता है, जो बहुत खुश है, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें कुछ करने के लिए साथ जाना होगा। एक वेयर हाउस पर, जो अब रेस्ट्रिक्टेड एरिया बन चुका है। 3 अवेकेंड एबिस गेट की तरफ देखते हैं जो टूट चुका है और अब ढेरों मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। ये वो फिनोमेना है जहां मॉन्स्टर्स तभी जाहिर होते हैं जब एबिस का रास्ता भी खुलता है। अगर इस तरह बहुत देर तक तवज्जो ना दी गई तो गेट ब्रेक हो जाएगा। आदमी कहता है कि पिछले डंजन ब्रेक को पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन ये गेट एक ही वक्त में बना और टूट गया, जो कि बहुत अजीब है। ब्लॉन्ड औरत कहती है कि मॉन्स्टर्स को देखते हुए अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो मॉन्स्टर्स इसी तरह बाहर निकलते रहेंगे और आखिरकार उन पर हावी हो जाएंगे। सुर्ख बालों वाली औरत पूछती है कि क्या उन्हें नेबरहुड को खाली नहीं करवाना चाहिए, लेकिन आदमी उसे कहता है कि ये ठीक है, क्योंकि उनके पास उसकी स्किल बैरियर है, जो बी रैंक है। मजीद ये कि ये सिर्फ एक मामूली सा गेट है, जिसका मतलब है कि इस गेट से निकलने वाला सबसे मजबूत मॉन्स्टर सिर्फ सी रैंक का होगा। अगरचे वो इसी तरह ब्रेक थ्रू कर लें जैसे उन्होंने अभी किया, वो इस तमाम कचरे से निपटने के लिए काफी है, क्योंकि वो बी रैंक अवेकन है। जब यांग और तायुन शहर में दौड़ते हैं, वो यांग को सूरत हाल समझाता है, जबकि वो हैरान होता है कि क्या ये ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोल पर्सनल पहले से ही वहां बचाने के लिए मौजूद है। वो हर जुमले के बाद उसे सर कहता रहता है, जिससे तायुन उसे ये छोड़ने को कहता है, लेकिन वो सही है। गेट ब्रेक का माना एस्टिमेट तकरीबन सी रैंक है, तो बी रैंक कंट्रोल पर्सनल के होते हुए कोई मसले नहीं होने चाहिए, और ये इवेंट कोई कैजुअलिटीज नहीं होंगी। यंग नोट करता है कि ये बिल्कुल वही है जो वो कह रहा था, लेकिन ताहुन कहता है कि ये सिर्फ तभी होगा अगर वो डंजन वाकई सी रैंक है। गेट पर वापस अवेकेंड मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं जो जाहिर होते हैं, लेकिन वो आदमी सोचता है कि ये अजीब है, क्योंकि इन जैसे कमजोर मॉन्स्टर्स को इतनी आसानी से उसकी बैरियर को नहीं तोड़ना चाहिए। तभी वो सोचता है कि शायद डंजन से आने वाली माना असल में किसी हायर रैंक की हो सकती है। खवातीन उसे बुलाती हैं, क्योंकि गेट से कुछ बड़ा बाहर आ रहा है। यकीनन एक बड़ा बीस्ट बाहर आता है और एक ही चीख के साथ वो बैरियर को पूरी तरह तोड़ देता है। जायंट ओगर, जो कि रैंक ए है, हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि इन कमजोरों की जानें ले ली जाएंगी। वो आदमी सिर्फ हैरान हो सकता है, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डंजन ए रैंक होगा। लेकिन ये सोचने के बाद एकदम से एक एक्सप्लोजन होता है, जो जाहिरी तौर पर उन्हें खत्म कर देता है। यंग ताहुन से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि आसपास कोई मॉन्स्टर्स हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इवैक्यूएशन ऑर्डर भी नहीं आया था। ताहुन उसे नहीं बता सकता कि वो रिग्रेस हुआ है, इसलिए वो उसे बताता है कि ये सिर्फ इंट्यूशन थी, जिसे यंग एक जवाब के तौर पर कबूल नहीं करता। लेकिन तभी वो एक ऐसी सड़क पर पहुंचते हैं जहां लोग मॉन्स्टर से भाग रहे हैं, ये ऐलान करते हुए कि एक गेट टूट गया है। यंग को समझ नहीं आता कि क्या कहे, क्योंकि किसी चीज ने इशारा नहीं दिया था कि ऐसा होगा। ताहुन उसे कहता है कि जाओ और वो काम करो जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, क्योंकि उसके पास और प्लान्स है, खास तौर पर इन बास्टर्ड से पीछा छुड़ाना। शहर की सबसे बड़ी स्काईस्क्रेपर पर एक आदमी किसी को बताता है कि हालात उनके कंट्रोल से बहुत बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि एक गेट जिसे वो सिर्फ सी रैंक समझ रहे थे, वो ए रैंक निकल आया और बदकिस्मती से वो गेट टूट गया है। कोई रीइंफोर्समेंट्स मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाकी अवेकेंस अब इसकी एक्सप्लोरेशन में मसरूफ हैं। तो अब अकेला सोल्यूशन ये है कि कोई ए रैंक अवेकेंस सामने आए। वो उनकी सर्वाइवल की अकेली उम्मीद है, तो वो उससे मदद मांगता है। ब्लेड ऑफ लूनेसी एंड हायूनू अपनी आंखों में आंसू लिए वो सबको हिम्मत रखने का कहता है, क्योंकि हीरो एंड हायूनू उन्हें बचाने आ रहा है।
इस बंदे की स्पेशलिटी ये है कि उसे 8th ग्रेडर सिंड्रोम है। वापस सड़क पर ताहुन आसानी से लोअर रैंक मॉन्स्टर्स का खात्मा कर रहा है जो कोई चैलेंज साबित नहीं होते। वो उन पर प्रिडेशन भी इस्तेमाल करता है जो उनके सारे जिस्मों को एक पल में खत्म कर देती है। जैसा कि उसने प्रिज्यूम किया था, प्रिडेशन के पहले एक्टिवेट ना होने की वजह फटीग है, क्योंकि अगर वो 70% फटीग से गुजर जाए तो स्किल एक्टिवेट नहीं होगी। ज्यादातर स्किल्स ऐसा नहीं करती और सिर्फ माना का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन बाकी स्किल्स के साथ भी फटीग अभी भी एक अहम स्टैट है जिसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जितना ये हायर होगा उतनी ही पावर कम हो जाएगी और किसी का जिस्म भारी हो जाएगा। ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि उसे इतनी सारी चीजों को कंसिडरेशन में लेना पड़ता है, लेकिन उसने ये भी दरियाफ्त किया कि अगर वो मरे हुए मॉन्स्टर्स को अब्सॉर्ब करता है तो वो माना का इस्तेमाल किए बगैर माना रिकवर कर सकता है। मजीद ये कि जैसे जैसे वो ये करता रहता है उसका रैंक भी बढ़ता जाता है और उसकी स्किल्स भी रैंक्स हासिल करके और मजबूत हो जाती हैं। इस कांस्टेंट ग्रोथ के साथ शायद वो एसएसएस रैंक या उससे भी हायर बन सके, पहला एसएसएस रैंक जो कभी वजूद में आया हो। मॉन्स्टर्स को साफ करने के बाद ताहुन सोचता है कि उसे यंग के पास वापस जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हालात कैसे हैं, लेकिन तभी वो दूर किसी को नोटिस करता है जो एक रेड ओगर से लड़ रहा है, लेकिन साथ ही मोनोलॉगिंग भी कर रहा है। वो ओगर से कहता है कि वो उन लोगों के लिए कीमत चुकाएगा जिन्हें उसने मारा है, और आज के दिन इंसाफ का अजीम वॉरियर एन हायूनू उसे उसके कामों के लिए जज करेगा। ताहुन उसके इस एक्ट से इंप्रेस नहीं होता। एन हायूनू ओगर से लड़ना जारी रखता है, जो उसके लिए कोई चैलेंज साबित नहीं होता, क्योंकि वो उसे ढेरों छोटे टुकड़ों में काट देता है और अपनी एबिलिटी से एक येलो एक्सप्लोजन भी पैदा करता है। ताहुन हैरान है कि उसने कितनी आसानी से उस मॉन्स्टर को हरा दिया। इसका मतलब होना चाहिए कि ये अवेकेंड वही है जिसने गेट ब्रेक की सिचुएशन को हल किया था उससे पहले। रिग्रेस्ड ब्लेड ऑफ लूनेसी हयानसू वो उतना ही ताकतवर है जितना एडवर्टाइज किया गया था। वो उतना ही बेवकूफ भी है जितना एडवर्टाइज किया गया था, क्योंकि वो ऐसी हरकत करता है जैसे किसी एक्शन मूवी में सुपर हीरो का रोल निभा रहा हो। मगर वो यहाँ शुरू में क्यों है जैसे वो रिग्रेस्ड होने से पहले था? वो जानता है कि उसकी शहर की दूसरी तरफ एक जाइगैंटिक ओगर के साथ काफी खूनी जंग हुई थी। जब हयानसू उन सिटीजन्स के लिए दुआ करता है जो मर गए ताकि उन्हें आफ्टर लाइफ में सुकून मिल सके, ताहुन की स्किल एक्टिवेट होती है, क्योंकि उसने एक स्किल सेंस की है। यकीनन कोई हयानसू के पीछे से डीक्लोक्स होता है और उसे सीधा चेस्ट में स्टैब करता है, जो एक पागल लूनेटिक लगता है जो आखिरकार मशहूर हयानसू को पकड़ने पर खुश है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में यंग उस स्कूल नर्स का ख्याल रखता है जो पास आउट हो गई है, मगर सोचता है कि क्या ये सच में ठीक है। उसे याद है जो ताहुन ने उसे बताया था कि आज रात बहुत से लोग मर जाएंगे। उन लोगों में से एक उनकी स्कूल नर्स नाओंग होगी, क्योंकि वो खुद को बचाने के लिए इवैक्यूएटिंग करने के बजाय दूसरे लोगों को रेस्क्यू करने पर फोकस करेगी। वो जानता है कि वो अपनी स्लीप स्किल इस्तेमाल करके लोगों को सुला सकता है, इसलिए उसे सुला देना चाहिए और एक सेफ स्पेस तक ड्रैग करना चाहिए, क्योंकि बाकी सब वो संभाल लेगा। यंग सिर्फ ये सोच सकता है कि ताया को ये सब कैसे पता है, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद वो एक नतीजे पर पहुंचता है। यकीनन यही वजह होगी, इसकी कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। ताहुन दरअसल एक फ्यूचर सीयर है। वो उस स्किल के साथ अवेकेंड हुआ। ये कितना कूल है, वो इससे पागल हो सकता है। खैर, अगर उसे इतना पता है तो उसके प्लान में कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ताहुन सोचता है कि इस सिचुएशन में कुछ बहुत गलत है, क्योंकि ये पहले नहीं हुआ था। हयानसू उस आदमी से आइडेंटिटी मांगता है जिसने उसे स्टैब किया, मगर वो आदमी नहीं बताता। वो बस हैरान है कि वो एक क्रिटिकल स्पॉट पर स्टैब होने के बाद बच गया। सच में ए रैंक से एक अलग ही ब्रीड है। ताहम ये उसके हंट को मजीद मजेदार बना देगा, क्योंकि उसे वो पसंद है जो रेजिस्टेंस दिखाते हैं। ये बी रैंक्ड विलन सैंग डो है, स्टेल्थ स्किल के साथ। वो अवेकन जो अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करके क्राइम्स करते हैं उन्हें विलन्स कहा जाता है। और ख़ास तौर पर ये वाला एक मेनियाक है जिसने गेट ब्रेक के दौरान हर जगह जाकर अपनी खुशी के लिए मर्डर किए। मगर उसे यकीन है कि उसे यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या उसके एक्शंस की वजह से फ्यूचर बदल गया? हयानसू उसे एक ईविल बास्टर्ड कहता है जिसे वो इंसाफ के साथ अपने दोनों हाथों से हरा देगा। जैसे ही वो चार्जेस करता है, वो मॉन्स्टर जिस पर वो खड़े थे रंबल करने लगता है, क्योंकि वो अभी डिफीटेड नहीं हुआ था और वो उठना चाहता था।
ये सांगो और हयांसु दोनों को दूर फेंक देता है और सांगो नोट करता है कि ओगर की रीजेनरेशन एबिलिटी सच में अमेजिंग है, जैसा कि एक ए रैंक बीस्ट से उम्मीद थी। ओगर जमीन पर पंच मारता है जो उन्हें अलग कर देता है, मगर सैंगडो वैसे भी इससे नहीं लड़ने वाला था क्योंकि वो इसे हयांसु पर छोड़ देगा। ताहम उसका हंट यहाँ नहीं रुकेगा क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही इस अजीज स्पेक्टेटर को देख लिया था। इसके साथ वो ताहुन पर चार्जेस करता है क्योंकि उसका मानना है कि वो एक निहायत इजी टारगेट होगा। जवाब में ताहुन अपना चेहरा रॉक हार्ड बना लेता है और उसे बुरा भला कहता है। ये ब्लंडर उसे सांगडो की चिन पर सीधा किक मारने का मौका देता है, जो उससे इतना अमेज नहीं होता, बावजूद इसके कि वो अवेकेंड है। तभी ताहुन उसके बारे में सब कुछ बता देता है, जिसमें यह भी शामिल है कि वो एक मर्डरर है और उसके पास स्टेल्थ स्किल है। मगर ये बेहतरीन है क्योंकि वो हमेशा से उनमें से एक चाहता था। वो एक दूसरे पर हमले करना शुरू करते हैं, जिनके डांस ऑफ अटैक से इलेक्ट्रिफाइड गस्ट्स ऑफ विंड पैदा होती हैं। सांगो हंसता है क्योंकि लगता है कि वो इतना कॉन्फिडेंट होने के लिए काफी स्किल्ड है। किसे पता था कि एक ब्लेड उसके खिलाफ बिल्कुल यूजलेस होगी। वो नहीं जानता कि उसे उसके बारे में कैसे पता है, मगर वो सोच रहा होगा कि वो जीत जाएगा क्योंकि उसके अटैक्स काम नहीं कर रहे। ताहम बदकिस्मती से चीजें प्लान के मुताबिक नहीं जाएंगी। तभी सांगो अपनी स्टेल्थ इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल डिसअपीयर्स हो जाता है, मगर ताहुन कॉन्फिडेंट खड़ा रहता है क्योंकि इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी कि वो उसे डैमेज नहीं कर सकता। वो वहां पंच मारने की कोशिश करता है जहां उसे सांगो महसूस होता है, मगर मिस कर देता है। सांगो को एक बार फिर हमला करने का मौका मिला, ऐसे अटैक के साथ जो असल में लग गया। वो हंसने लगा क्योंकि उसने इसके जैसे कई लोगों का शिकार किया था। वो लोग जो सिर्फ इसलिए गलती करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इनविंसिबल है। उसका वीकनेस अब सामने आ चुका था। वो घबरा जाएगा और आखिरकार मर जाएगा। मरने से पहले वो एक बात याद रखे तो बेहतर है, मगर सभी स्किल्स की कोई ना कोई वीकनेस होती है। उसने ताहुन पर एक बार फिर हमला किया, जिसने नहीं सोचा था कि स्टोन स्किन में इस तरह की खामी होगी। ये स्किल असल में अटैक्स को नहीं रोक रही थी क्योंकि शॉक स्टोन को तोड़ देता है और टूटे हुए हिस्से की जगह कम क्वालिटी वाला स्टोन ले लेता है जो आसानी से टूट जाता है। ये मर्डरर इतने वक्त से इसी चीज की कोशिश कर रहा था जैसा उसने सोचा था। अब उसे यकीन हो गया है कि हायर रैंक्ड दुश्मन के खिलाफ भी हैंड टू हैंड फाइट मुमकिन है, इसलिए उसकी फिजिकल एबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। उसने कहा कि अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है, जिस पर सांगो हंसने लगा क्योंकि उसे लगा कि ये लड़का डेस्परेशन में पागल हो गया है। ताहुन ने पूछा कि क्या वो जानता है कि वो क्यों मिलना चाहता था, मगर सांगो ने इसे सिर्फ बक समझा जब तक ताहुन ने प्रेडेशन का इस्तेमाल नहीं किया और कहा कि उसे उसकी स्किल चाहिए थी। संग को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मना कितनी विकेड है। क्या ये कमीना इतने वक्त से इसे छुपा रहा था, मगर इस एबिलिटी के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर वो उसे देख ही ना सके। ताहुन ने कहा कि उसने बताया था कि सभी स्किल्स की वीकनेस होती है और उसकी भी है। उसने मॉन्स्टर्स को खाने के बाद कुछ महसूस किया था। मॉन्स्टर्स में भी कई उसकी नज़र से बच निकले थे, मगर कोई भी असल में नहीं बच सका था। प्रेडेशन ने बिना किसी रहम के उनका शिकार किया था, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ छुपता है क्योंकि प्रेडेशन के पास अब उसकी सेंट है। सैंगो सिर्फ चीख ही सका क्योंकि स्किल ने उसे छू लिया और टुकड़ों में काट दिया और ताहुन ने उसकी स्किल अपने लिए ले ली। सुबह होने पर हेयुनु जमीन पर हारा हुआ मिला। उसने सोचा कि अगर ये विलेन ना होता तो वो शायद कुछ कर पाता, मगर लगता है कि इनविंसिबल वॉरियर भी मौत से नहीं बच सकता। वो जायंट ओगर उसके करीब आया, उसकी जान लेने के लिए तैयार था, पर जब उसने जमीन पर पंच मारा तो हेयुनु वहां नहीं था। ताहुन ने, जिसने अपनी नई इनविजिबिलिटी स्किल इस्तेमाल की थी, उसे बचा लिया था। सब खत्म होने के बाद ताहुन यंग के साथ अपने घर वापस चला गया, जहां उसके अंकल और आंट उन्हें देखकर बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा था कि कुछ बुरा हुआ है क्योंकि घर पूरी तरह तबाह हो चुका था। मगर यंग ने उन्हें यकीन दिलाया कि कोई बड़ी बात नहीं हुई, जिसकी ताहुन ना तो तस्दीक कर सका और ना ही इनकार। खबरों में बताया गया कि अब से गेट ब्रेक की वार्निंग हटा दी गई है क्योंकि एक और आउटब्रेक होने का खतरा है। गवर्नमेंट ने एक हफ्ते के लिए स्कूल्स बंद कर दिए हैं और जैसे जैसे सर्वाइवर्स की खबरें आ रही हैं, परेशान घर वाले सुकून का सांस ले रहे हैं। वो अवेकेंड जो इस सब से बच गए थे अभी भी हॉस्पिटल में है और स्कूल नर्स पुलिस को बता रही है कि वो अचानक इस जगह कैसे पहुंची। हेयुनु पर रिपोर्टर्स की वजह से बहुत तवज्जो थी। उसने ऐलान किया कि उसने इस जायंट ओगर को खत्म नहीं किया है। असल हीरो कोई और है जिसकी नीयत साफ है। इस अच्छी खबर के बावजूद ओगर की लाश अभी तक नहीं मिली है
और उस विलन का भी कुछ पता नहीं है जिसने लोगों पर हमला किया था। इसलिए लोग परेशान हैं कि गवर्नमेंट के सेफ्टी प्रिकॉशंस शायद काफ़ी नहीं है। ताहुन रात को ये सब अपने फ़ोन पर देखता है और फिर बंद कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है या नहीं, और वहाँ कुछ नहीं था, इसलिए वो खुश था। मगर अब उसके लिए अगले लेवल पर जाने का वक्त था। उसने अपना स्टैट विंडो खोला, जिससे पता चला कि अब उसके पास 3 स्किल्स हैं। स्टेल्थ स्किल मिलना उसके लिए वाकई एक अच्छी बात थी, लेकिन उसकी मौजूदा पावर्स के साथ उसके लिए ये तीनों स्किल्स एक साथ इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। अगर वो बिना सोचे समझे ये सोचकर हमला कर देता है कि वो किसी भी चीज को हरा सकता है, तो उसका माना बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। और अगर उसे फटीग्ड स्टेटस इफेक्ट भी मिल गया तो उसकी जिंदगी खत्म ही समझो। इसका सबसे बेहतरीन हल वो पोशंस हैं जो माना और फटीग दोनों को रिकवर कर सकें। हालांकि उनका मिलना इतना आसान नहीं है क्योंकि वो काफी महंगे हैं। इसीलिए उसे वो पैसे कमाने के लिए हंट करना होगा। हंट करने के लिए लीगल परमिशन का होना जरूरी है। यहाँ तक कि स्किल्स इस्तेमाल करने के लिए भी परमिट चाहिए होता है, वरना इसे इल्लीगल समझा जाता है। ये सब ताहुन के पास अनडिस्कवर्ड डंजन्स को एक्सप्लोर करने का सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ता है। जैसे ही वो डंजन में दाखिल होता है, बी रैंक स्पाइडर सिस्टर्स हैरान होती हैं कि एक मामूली इंसान ने उन्हें कैसे ढूंढ लिया, जबकि वो काफी अच्छी तरह छुपी हुई थीं। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो उसे पैरालाइज कर देंगी और उसका खून पिएंगी। ताहुन हैरान है कि वो बात करने जितनी इंटेलिजेंट है, लेकिन वो सिर्फ बी रैंक है, जो सिर्फ कुछ से उसका रैंक बदलने के लिए काफी नहीं है। क्या उसे उसके लिए सैकड़ों को खाना पड़ेगा? सिस्टर्स को लगता है कि वो वाकई एरोगेंट हो रहा है। इस इंसान को एहसास नहीं है कि वो जिस पोजीशन में है। मिलकर वो सब उस पर वेब की बॉल्स ठूकती हैं, जो मिलकर एक बड़ा अटैक बनाती हैं। सिस्टर्स ताहुन पर हंसती हैं जब वो बॉल उसकी तरफ उड़ती है, क्योंकि उसे मौत से भी बुरी सजा मिलने वाली है। लेकिन ताहुन सिर्फ मुस्कुराता है, क्योंकि वेब एक स्टार्ट इफेक्ट है जिसे प्रेडेशन आसानी से संभाल लेता है। स्पाइडर सिस्टर्स काफी हैरान होती हैं और उससे बात करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ट्रेन पैसेजवे के अंदर से उनकी ब्लड कर्डलिंग चीखें सुनाई देती हैं जब ताहुन उस सबको खा जाता है। इसके साथ उसे एक नई स्किल पैरालिसिस भी मिलती है। नए साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन में कुछ काफी अहम लोग बंद दरवाजों के पीछे मीटिंग कर रहे हैं और डेप्यूटी मैनेजर ताइबुक ये सोच रहा है कि उसे यकीन नहीं आ रहा कि वो एसोसिएशन के 2 बेहतरीन प्लेयर्स से मिल रहा है। ये टर्म प्लेयर असल में एक अवेकेंड है, जिसे कानून की तरफ से मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स और अबिस एक्सप्लोरेशंस के लिए अपनी स्किल्स इस्तेमाल करने की इजाजत है। इसमें डंजन क्लियरिंग और इस तरफ की चीजें शामिल हैं। इस वक्त नए साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन के 5 प्लेयर सेंटर्स हैं। इनमें से 4 4 ग्रेड गिल्ड्स का हिस्सा है। अब तक की सबसे बड़ी गिल्ड्स फाइटर्स एंड डिवाइडेड, क्राफ्टर्स, एल्केमिस्ट्स, मेजर्स, मैजिशियंस, इन्फॉर्मेंट्स, नाइट वॉकर्स। मजीद ये कि एक ऑथराइज्ड एजेंसी भी है जो प्लेयर्स को मैनेज करती है, जिसमें 4 गिल्ड्स और न्यू साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन शामिल है। ताइवुक के बिल्कुल सामने 2 शानदार प्लेयर्स हैं, नाइट वॉकर्स की गिल्ड मास्टर और एक एस रैंक प्लेयर यू, और न्यू साउथ कोरिया प्लेयर एसोसिएशन के चेयरमैन, साथ ही एक एस रैंक प्लेयर जीन वी। वो यू से पूछता है कि क्या उसे मलिग्नेंट गिल्ड के बारे में कुछ पता चला। मलिग्नेंट गिल्ड एक क्रिमिनल फेम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंतहाई ब्रूटल विलन्स ने बनाया है। गिल्ड मेंबर्स सोने की रिंग्स पहनते हैं जिन पर 3 स्कल्स बने होते हैं, ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो कहां से हैं। यू उसे एक कागज देती है जिसमें उस गिल्ड की मूवमेंट्स और उन प्लेयर्स की लिस्ट है जिन्हें वो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसे यकीन है कि उसने उसे सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बुलाया। तो ये असल में किस बारे में है? जिनी हंसता है और कहता है कि असल में वो किसी चीज पर उसकी राय चाहता था। वो पूछता है कि उसने प्लेयर टेस्ट कब दिया था, जिस पर वो जवाब देती है 19 साल पहले। हालांकि उसे ये अभी भी काफी वाज़ेह तौर पर याद है। वो समझती हुई लगती है कि वो क्या पूछने की कोशिश कर रहा है, और जिनी उससे सीधा पूछता है, क्या उसे लगता है कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट एक मॉन्स्टर का मुकाबला एक ऑन एक फाइट में कर सकता है? ताहुन, जिसने उस अनडिस्कवर्ड डंजन में सबको हरा दिया, अब उसके पास जेम से भरा एक बैकपैक है। इसीलिए वो एल्केमिस्ट गिल्ड को फोन करता है, क्योंकि वो उनसे कुछ पोशंस खरीदना चाहता है। 7 डे स्कूल क्लोजर ऑर्डर आखिरकार खत्म हो गया। उन 7 दिनों में ताहुन ने जो किया वो था फिजिकल ट्रेनिंग, डंजन क्लियरिंग और जाहिर है एल्केमिस्ट गिल्ड के साथ पेडलिंग। जब उसने पहली बार उन्हें इतने सारे माना स्टोन्स दिखाए तो वो हैरान रह गए और उन्होंने उसे एक स्पेशल वीआईपी की तरह ट्रीट किया। इस तरह वो बहुत सारी पोशंस हासिल करने में कामयाब रहा। इन सब के अलावा उसके स्टैट्स भी थोड़े बढ़ गए, लेकिन उसकी रैंक अभी भी सी है।
उसे अभी लंबा रास्ता तय करना है। ताहम बदकिस्मती से उसे अभी भी स्कूल जाना है। उसका हर एक क्लासमेट उसके रवैये में अचानक तब्दीली देखकर हैरान है और उन्होंने ये अफवाहें भी सुनी है कि उसने हुकू और उसके दोस्तों को बहुत बुरा पीटा, जिसका मतलब है कि वो भी जरूर अवेकंड हो चुका है। एक कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो अब वाकई बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि चीजें इस लेवल तक बढ़ गई हैं, कोई ऐसा जिससे वो कभी उलझना नहीं चाहता था वो जरूर सामने आएगा और अपनी प्रोविस दिखाएगा। वो शख्स ली जंग जे है जो अभी क्लासरूम में आया है। उसके पास इतनी ज्यादा पावर होने की वजह यह है कि वो एक एस रैंक्ड अवेकेंड है। जंग जे ताहुन ग्रुप का तीसरी जनरेशन का बच्चा है, एक कंग्लोमरेट जो ताहुन स्कूल को स्पॉन्सर करता है, और वो यहाँ के तमाम बुलीज का बॉस भी है। और वो बास्टर्ड, वो फिल्थ जिसने हुकू को उसे बुली करने का ऑर्डर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनअवेकेंड था। जंग जे ताहुन से पूछता है कि उसके पुराने दोस्त का क्या हाल है, लेकिन ताहुन हंसता है। पुराना दोस्त उस जैसा एक लनाती बास्टर्ड, उसे फजूल बात बंद करनी चाहिए और निकल जाना चाहिए जब तक वो तमीज से पेश आ रहा है। जंग जे के लैकीज में से एक पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई बॉस से इस तरह डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करने की, लेकिन तभी जंग जे उसे मुक्का मारता है और पूछता है कि क्या वो अंधा है, क्या उसने नहीं देखा कि वो दोनों एक कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। वो वापस ताहुन की तरफ मुड़ता है, ये कहते हुए कि वो समझता है कि शायद वो खुद को पावरफुल और मुश्किल से बाहर समझ रहा है क्योंकि उसने हुकू को हराया है। ताहम उसे ज्यादा एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वो यकीनन इस लेवल पर नहीं है कि पलटकर जवाब दे। ताहुन हर तरफ उसकी बर्निंग माना महसूस करता है जो कि वाकई काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन ये चीज़ उसे सिर्फ ये सोचने पर मजबूर करती है कि उस पावर का प्रेडेशन से क्या मुकाबला होगा। इससे पहले कि वो अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर सके और एक नई हासिल करे, एक क्लासमेट आती है और उसे और उसके गूंज को ये सब जारी रखने से रोकती है। ये लड़की लिम है जो ताहुन को भी वो करने से रोकती है जो वो करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने ये देख लिया था। लिम के पास बहुत से टाइटल्स हैं, क्लास प्रेसिडेंट, एक अमीर खानदान की यंग लेडी, एक एस रैंक्ड अवेकेंड, एक मॉडल स्टूडेंट वगैरह वगैरह। दरअसल उम्मीद है कि वो जल्द ही मजीद टाइटल्स हासिल कर लेगी, लेकिन उसके साथ एक मसला ये है कि वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती और वो कभी पीछे नहीं हटती। जंग जे उसे कहता है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है क्योंकि वो दोनों सिर्फ कुछ चीजों के बारे में एक फ्रेंडली चैट कर रहे थे, फिक्र की कोई बात नहीं। लिम कहती है कि जो उसने देखा उसमें कुछ भी फ्रेंडली नहीं था, और उसके उस दोस्त का क्या जिसके चेहरे पर उसने अभी मुक्का मारा है। जंग जे अब गुस्से में आ जाता है और उसे अपना टोन संभालने को कहता है क्योंकि वो काफी बोल चुकी है। लिम उसे कहती है कि अगर वो अपनी मर्जी से नहीं जाएगा तो वो फोर्स का इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसे निकल जाना चाहिए जब तक वो तमीज से बात कर रही है। ताहुन सोचता है कि अगर ये चलता रहा तो पूरी क्लासरूम आइस और फायर का एक मेडली बन जाएगी, लेकिन जंग जे और लिम के एक दूसरे को डेडली ग्लेयर्स देने के बाद वो जाने का फैसला करता है क्योंकि उसका वैसे भी इस जगह लड़ने का कोई इरादा नहीं था। ताहम वो एक ट्रिक थी, क्योंकि उसी वक्त वो मुड़ता है और एक अटैक अनलीश करने की कोशिश करता है और साथ ही कहता है कि वो इस तरह की डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। इससे पहले कि उनमें से कोई भी अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर पाता, स्कूल स्पीकर बजता है क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग क्लब की तरफ से एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। मेन हॉल में प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से एक स्पेशल लेक्चर ऑर्गेनाइज किया गया है, इसलिए उम्मीद की जाती है कि तमाम स्टूडेंट्स फौरन वहां पहुंचेंगे। जब यंग जे ये सुनता है वो अपने अमल पर दोबारा सोचता है और लिम की तरफ देखता है जो अभी भी बैटल के लिए तैयार है। वो मुस्कुराता है और जाते हुए कहता है कि वो यकीनन लकी रहा, लेकिन वो सोच रहा है कि ये कब तक चलेगा। वो अपने पीछे दरवाजा जोरदार थड़ के साथ बंद करता है। वो मुड़ते हुए ताहुन से पूछती है कि क्या वो ठीक है, लेकिन वो वहां होता ही नहीं क्योंकि वो पहले से ही डोरवे के सामने होता है, ये कहते हुए कि उन्हें भी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ प्लेयर एसोसिएशन की बात हो रही है। लिम उसके कॉन्फिडेंस से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। क्या वो हमेशा से ऐसा ही था? मेन हॉल में स्टूडेंट्स हैरान हैं कि प्लेयर एसोसिएशन यहाँ क्यों है और कुछ अंदाजा लगा रहे हैं कि ये गेट ब्रेक की वजह से है। आखिरकार लेक्चर शुरू होता है और ताइवुक सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि आज वो यहाँ दो वजह से आया है। एक, प्लेयर एसोसिएशन की तरफ से सुस्त रिस्पॉन्स के लिए माफ़ी मांगना,
क्योंकि वो गेट ब्रेक पर तेजी से एक्शन नहीं ले पाए थे। लेकिन दूसरी वजह उन लोगों को प्लेयर ट्राईआउट्स में होने वाली तब्दीलियों के बारे में बताना है जो अवेकेंड हो चुके हैं और इस मुल्क का फ्यूचर बनेंगे। जंग अभी भी ताहुन पर गुस्सा है और लिम सोच रही है कि उसे इसके बाद उससे सिचुएशन के बारे में पूछना चाहिए। मुख्तलिफ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि इसका उनसे क्या लेना देना, क्योंकि प्लेयर ट्राईआउट्स 19 साल की उम्र में शुरू होते हैं। ताइवो कहता है कि वो सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ये उनके लिए ज़रूरी ना होता तो वो उन्हें इसके बारे में ना बताता। हाल ही में होने वाले गेट ब्रेक्स और डंजन्स और मॉन्स्टर्स की तादाद में इजाफे की वजह से प्लेयर ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ की कमी हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब से वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को भी ट्राईआउट्स की इजाज़त देंगे। स्टूडेंट्स ये सुनकर खुश और हैरान हैं और ताइवुक अपनी बात जारी रखता है। हर स्कूल से नॉमिनीज कुछ फैक्टर्स की बुनियाद पर चुने जाएंगे, जैसे कि एबिलिटी असेसमेंट स्कोर, एकेडमिक रिकॉर्ड और बिहेवियर। ताहुन मुस्कुराता है क्योंकि जो ये बंदा बोल रहा है वो मुकम्मल झूठ है। ये ट्राईआउट्स हाई स्कूल स्टूडेंट्स के लिए खुले होंगे बेशक, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस पहले से ही किसी को बताए बगैर शुरू हो चुका है। ये ताइवुक की स्किल ऑब्जर्वर्स आई के जरिए किया जा रहा है, जो किसी के पता चले बगैर सब पर नजर रखती है। ये स्किल सब्जेक्ट की कुल ताकत को क्वांटिफाई कर सकती है। फोकस करने पर ये यूजर को उस टारगेट की स्टैट विंडो देखने की इजाजत भी देती है। ताइवुक इस एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और देखता है कि ये स्कूल यकीनन दूसरे स्कूल्स के मुकाबले में बेहतर रिजल्ट्स देगा। वो सब बेहतरीन प्लेयर्स बनेंगे, लेकिन उन सब में से ये दोनों सबसे ज्यादा हैरानकुन है। जंज जिसका टोटल स्कोर 1924 है और लिम जिसका स्कोर 2335 है। नाइट वॉकर्स ने उसे चेक करने के लिए रेकमेंडेड लोगों की लिस्ट दी थी, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा कि यहाँ इतने सारे अनट्रेन्ड अवेकेंड हैं जो मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जब वो उनके लिए रेकमेंडेशंस लिखने का सोच रहा होता है, जंज अचानक अपना हाथ उठाता है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ प्लेयर ट्राईआउट्स के बारे में बताने आया है तो क्या कुछ कैंडिडेट्स पहले से ही उसके लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि प्लेयर ट्राईआउट्स का मकसद उन अवेकेंट्स को असेस करना है जो प्लेयर्स बनने के लिए सही हैं। इसलिए वो नहीं मानता कि एक अनअवेकेंट शख्स को उनके दरमियान होना चाहिए। वो ये भी जानता है कि सिर्फ ताकत ही एक प्लेयर नहीं बनाती, चाहे वो अवेकनिंग का रैंक हो, प्रेशर में काम करने की एबिलिटी हो या अबिस और उसके क्रीचर्स का वसी नॉलेज। एक सच्चा प्लेयर बनने के लिए पहले कई कॉम्प्लेक्स स्किल्स सीखनी पड़ती हैं, लेकिन आखिर में ये सारी चीजें अवेकेंट से ही जुड़ी हैं। तो एक अनअवेकेंट का यहाँ कोई काम नहीं है। सही कहा ना? ताहुन उस पर हंसता है। क्या वो सिर्फ ये जानने के लिए इस हद तक जाने को तैयार है कि वो अवेकेंड है या नहीं? जंज बिल्कुल वही कर रहा है, क्योंकि वो खुद देखना चाहता है। लिम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर सोचती है कि ताहुन बदतमीजी करेगा, क्योंकि उसे उसकी मदद नहीं चाहिए। इसलिए वो पीछे हट जाती है, क्योंकि अब उसे कोई परवाह नहीं। जंज ताइवुक से कहता है कि वो बस अनअवेकेंट्स को यहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन भले ही वो उसकी बात समझ रहा हो, ये स्टूडेंट पर है कि वो अटेंड करना चाहता है या नहीं। जंज ताहुन से पूछता है कि वो कैसे नहीं जलील महसूस कर रहा होगा, क्योंकि वो अवेकेंड बनने के ख्वाब देख रहा होगा, या शायद उसे ट्राईआउट्स की परवाह ही नहीं है। ताहुन बस मुस्कुरा देता है। क्या उसे लगता है कि ये वाकई मुमकिन है? हाँ, खुद को अवेकेंड साबित किए बगैर वो ट्राईआउट्स की झलक तक नहीं देख सकता, लेकिन रेकमेंड होने के लिए उसे वाकई अपनी पावर्स दिखाने की जरूरत नहीं है। ताइवुक यंगजे को घटिया समझता है, क्योंकि वो दूसरों को बुली कर रहा है, मगर ताहुन के साथ उसका क्या लेना देना, क्योंकि वो सिर्फ एक अनअवेकेंड है जिसकी लेटेंट रैंक का पता नहीं, वाकई एक रहम के काबिल वजूद। तभी वो उसे एनालाइज करने की कोशिश करता है, मगर ये काम नहीं करता, जो उसे काफी हैरान कर देता है। ताहुन कहता है कि वो सही कह रहा है। जब वो यहाँ आया था तो वाकई नादान था। उस जैसे एक मामूली अनअवेकेंड शख्स के लिए इस तरह का लेक्चर अटेंड करने का क्या फायदा? आखिर ये सिर्फ उसकी प्राइड को ठेस पहुंचाएगा। इसलिए वो उसकी मदद के बगैर खुद इस घटिया जगह से निकल जाएगा। वो इस अड्डे में बंद रह सकते हैं और एक दूसरे की तारीफ करते रह सकते हैं। जंगजे अब उस पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि शायद पहले कभी किसी ने उसे उंगली नहीं दिखाई थी। ताइवुक अब भी हैरान है कि उसकी एबिलिटी ने उस लड़के पर काम नहीं किया, क्योंकि ये किसी के साथ भी मसला नहीं था।
यहाँ तक कि चेयरमैन या तुम्हारे साथ भी नहीं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। फिर भी वो लड़का सारे रूल्स को तोड़ रहा है। पूरी तरह बाहर निकलने से पहले ताहुन रुकता है और सीधा ताइवुक की तरफ देखता है, जो उसकी असली पावर और उसके साथ वाली फिगर को देख लेता है। उसके बाद ताहुन लाइब्रेरी जाता है और शायद किंग के बारे में मजीद जानने के लिए किताबें पढ़ना शुरू कर देता है। मगर तभी जंगजे के गूंज आते हैं और उसे अपने साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि बॉस उसे ढूंढ रहा है। ताहुन पूछता है कि अगर वो इससे इनकार कर दे तो क्या होगा, तो गूंज उसे उसकी आंट के रेस्टोरेंट के जरिए धमकी देते हैं। ये जंगजाई की तरफ से सीधा मैसेज है, इसलिए उसे इसे गलत तरह से नहीं लेना चाहिए। वो एक ऑर्फन है, बहुत ही ज्यादा एथलेटिक। तो क्या वो वाकई अपनी आंट को मुश्किल वक्त देना चाहता है, जबकि वो पहले ही अपने बिजनेस में मुश्किलात का सामना करती लग रही हैं। इससे पहले कि वो एक और लफ्ज बोले, ताहुन उसे इतनी जोर से मुक्का मारता है कि पूरी लाइब्रेरी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और वो सिर्फ एक गूंद को होश में छोड़ता है। वो उससे ये दोबारा नहीं पूछेगा, यंगजे कहाँ है। आखिरकार ताहुन स्कूल जिम पहुंचता है, जहां जंगजाई के साथ एक ए रैंक प्लेयर और उसका बॉडीगार्ड हुंडो है, जो ये देखकर हैरान है कि ताहुन बहुत सारे स्टेटस इफेक्ट्स के खिलाफ रेजिस्टेंट है, क्योंकि वो उन्हें उस पर आजमा रहा था। मगर कुछ भी काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा, जो जाहिर करता है कि वो कम से कम एक ए रैंक है। जंगजाई को मालूम था कि वो वाकई अवेकेंड हो गया है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो उन्हें एक दोस्ती वाली बातचीत करनी चाहिए, है ना। उसके अल्फाज वाकई सख्त रहे हैं, लेकिन उसका उसे चोट पहुंचाने का बिल्कुल कोई इरादा नहीं है। दरअसल उसके पास उसके लिए एक प्रपोजिशन है, एक ऐसी जिससे वो इनकार नहीं कर सकता। वो दरअसल ग्रेजुएट होने और अपनी फॉर्चून का हेयर बनने के बाद एक गिल्ड बनाने वाला है, लेकिन उस जैसा जीनियस भी अपने दम पर कुछ नहीं कर सकता। क्या वो समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है? उसे जिस चीज की जरूरत है वो प्योर टैलेंट है, उस इडियट हुकू की तरह नहीं, बल्कि असली टैलेंट जैसा उसके पास है। इसलिए उसे अपने रिवेंज के पुराने प्लॉट्स भूल जाने चाहिए और उसके नीचे काम करने आना चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ वो उसे उसकी सोच से ज्यादा वेल्थ और ऑनर देगा, बल्कि वो उसकी फैमिली को भी अमीर बना देगा। ताहुन को लगता है कि जो उसने अभी कहा वो सब बकवास है, स्काउट, ऑनर और वेल्थ। बदकिस्मती से उसके लिए वो पहले ही एक लाइन क्रॉस कर चुका है, ऐसी जिसे वो वापस नहीं मिटा सकता। जंगजाई पहले तो उसकी बातों पर हैरान होता है, लेकिन फिर मुस्कुराता है, क्योंकि वो भूल गया था कि उस जैसे कुत्तों को ट्रेन करने की जरूरत होती है। उसके साथ ही फाइट शुरू हो जाती है और हुंडो एक रूम क्रिएट करता है, एक स्किल जो एक ऐसी जगह बनाती है जिसे बाहर से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके साथ उनकी फाइट में कोई दखल नहीं देगा, इसलिए वो आराम से बैठकर शो एंजॉय कर सकता है। जंगजाई और ताहुन एक दूसरे के फिस्ट्स पर मुक्का मारते हैं और ताहुन पीछे हट जाता है, क्योंकि जंगजाई के पास कहीं ज्यादा पावर है। अगली बार वो ताहुन को एक बड़े धमाके के साथ ठोकर मारकर दूर फेंक देता है, जिससे वो खून थूक देता है। जंगजाई हंसता है, क्योंकि इस कुत्ते को अब आखिरकार पता चल गया होगा कि वो कहाँ खड़ा है। हुंडो को ताहुन के लिए थोड़ा दुख महसूस होता है। हालांकि उसके पास शायद एक हाई ग्रेड बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल है और वो एक ए रैंक अवेकेंड भी है, जिसकी कॉम्बैट स्किल और मेंटल पावर एक स्टूडेंट से उम्मीद नहीं की जा सकती। उसके लिए एक रीजनेबल ओपोनेंट ढूंढना मुश्किल है। अफसोस उसके लिए, उसका ओपोनेंट ताकत का एपिटोमी है, एक एस रैंक्ड अवेकेंड। तय्यून के जीतने का कोई असली चांस नहीं है। बेहतर है कि वो हार मान जाए और दुनिया में अपनी जगह पहचाने। अगर वो ऐसा करेगा तो उसे कम तकलीफ होगी। तभी वो कुछ अजीब देखता है। जंगजी असलियत में पीछे धक्का जा रहा है और इतनी बुरी तरह कि तय्यून उसे इधर उधर फेंक रहा है। वो सोचता है कि ये नामुमकिन है। क्या यंग मास्टर वाकई एक स्ट्रेंथ कंपटीशन में ओवर पावर हो गए? जब वो हैरान होता है, जंगजे तय्यून पर चिल्लाता है, ये पूछते हुए कि उसने क्या किया, क्योंकि वो हिल नहीं सकता। तय्यून उसके ऊपर खड़ा होता है और खुश होता है ये देखकर कि आखिरकार पैरालिसिस काम कर रही है। तय्यून की 3 स्किल्स के बावजूद वो शुरू से उन सब का इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि सी रैंक पैरालिसिस इतनी आसानी से एस रैंक रेजिस्टेंस के पार नहीं जा सकती। स्टेल्थ उसकी फ्लेम से आसानी से खत्म हो जाएगी और प्रेडेशन को इतनी लापरवाही से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो तय्यून का असली ऑब्जेक्टिव इस पूरे वक्त क्लोज कॉम्बैट में पैरालिसिस को जमा करना था। स्टेटस इफेक्ट स्किल्स ज़्यादा असर करती हैं जब करीब से वार किया जाए, तो पैरालिसिस अटैक से होने वाले डैमेज के साथ एक एस रैंक रेजिस्टेंस भी नाकाम हो जाएगी। बॉडीगार्ड सोचता है कि तय्यून एक जीनियस है, क्योंकि उसने एक हैंड टू हैंड फाइट में एक एस रैंक को सप्रेस कर दिया। लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। जंगजे माफी मांगता है, ये मानते हुए कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो उस जैसे बास्टर्ड से हार जाए। तो अब से वो सीरियसली लड़ेंगे। वो एक छोटा पर्पल स्टोन तोड़ता है, अपनी असली पावर दिखाते हुए।
वो तय्यून पर और भी जोर से अटैक करना शुरू करता है, जबकि वो रिटेलिएट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अटैक्स फौरन एक बबल में फंस जाते हैं और जल जाते हैं और बाद में एक्सप्लोड हो जाते हैं। बॉडीगार्ड सोचता है कि ये जंगजे की असली पावर है, फ्लेम हार्ट स्किल, जो कि एस रैंक है। इसे आमतौर पर बाहर निकालना मुश्किल होता, लेकिन माना एम्पलीफाइंग स्टोन का इस्तेमाल करते हुए, जो एक आम माना स्टोन को रिफाइन करके बनाया जाता है, ये मुमकिन है। हालांकि ये एक प्रॉब्लम भी है। वो जंगजे को रुकने की वार्निंग देता है, क्योंकि वो अपनी क्लासमेट को मार देगा और वो खुद भी खतरे में है, क्योंकि इतनी ज्यादा मैजिक पावर उसकी उम्र के हिसाब से बहुत ज्यादा है। उसकी ब्लड वेसल्स फट सकती हैं। जवाब में जंगजे उस पर एक अटैक का निशाना साधता है और उसे चुप रहने को कहता है, क्योंकि वो सिर्फ एक बॉडीगार्ड है। इस बास्टर्ड ने उसे ह्यूमिलिएट करने की हिम्मत की, तो वो इसे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। उसे उसकी डॉग एक्शंस की सजा मिलेगी। उसके साथ वो तय्यून पर एक ऐसा अटैक करता है जो किसी आम इंसान को जलाकर राख कर दे, और हंसता है ये सोचते हुए कि ये सब खत्म हो गया। बॉडीगार्ड आगे बढ़ता है जैसे अगर उसने वाकई उस स्टूडेंट को मार दिया तो इसका बुरा अंजाम होगा। वो उस गड्ढे के पास जाता है जहां तय्यून गिरा था और उसे हार मानकर भाग जाने को कहता है, क्योंकि वो यंग मास्टर से निपट लेगा। लेकिन जवाब में तय्यून उसे पंच मारकर दूर कर देता है और कहता है कि फाइट तो उसने ही पिक की थी, वो पीछे कैसे हट सकता है। वो मानता है कि एस रैंक्स अलग होते हैं, तो अब से वो भी इस बारे में सीरियस हो जाएगा। प्लेयर एसोसिएशन में चेयरमैन हैरान है, जो ताइवॉक उसे बता रहा है कि वहां इतने ज्यादा पावर लेवल वाले स्टूडेंट्स हैं। वो दोनों एस रैंक्ड अवेकेंड हैं, लेकिन फिर भी अनट्रेन्ड अवेकेंड्स के पास ये होना उनके ख्याल से कहीं ज्यादा है। क्या वो इसके साथ आखिरकार जापान के सेंट्स को चैलेंज कर पाएंगे? ताइवॉक नीचे देखता है और सेंट्स के बारे में सोचता है, जो जापान के लीडिंग प्लेयर्स में से एक है। उसने 19 साल की उम्र में 2500 को पार कर लिया था, लेकिन उस जैसे मॉन्स्टर ने भी सिर्फ 2500 को पार किया था। तो फिर ताइहून के पास 5996 क्यों है? जब वो वहां से जाता है, वो सोचता है कि शायद ये कोई हेल्यूसिनेशन थी, लेकिन वो तब तक नहीं जान सकता जब तक वो दोबारा चेक ना कर ले। उसे करना होगा। बॉडीगार्ड वो देखकर हैरान रह जाता है जो वो अब देख रहा है। जैसे जंगजे की पावर को सप्रेस किया जा रहा है, उसे यकीन नहीं आता, क्योंकि उसे इस तरह का एक स्कम्बाग ऑर्फन ओवर पावर नहीं कर सकता। वो एक ताकतवर खानदान का एयर है, वो एस रैंक है, वो जंगजू है। ताहून कहता है कि उसके एयर स्टेटस और रैंक के बावजूद इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जिस चीज का सामना कर रहा है वो ऐसी पावर है जो नोबिलिटी से कहीं ऊपर है, एक सच्चे किंग की पावर। इसके साथ ही प्रेडेशन यंगजू को घेर लेती है और एक जायंट एक्सप्लोजन होता है जो बाहर से देखा जा सकता है। जैसे ही यंगजू जमीन पर गिर जाता है और बॉडीगार्ड कांपने लगता है, ताहून काफी हैरान होता है कि उसमें उसके सामने कूदने की करेज थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेगा, लेकिन ये ठीक है क्योंकि उसे पहले ही उसकी स्किल मिल चुकी है। बॉडीगार्ड पूछता है कि अब वो क्या करने वाला है, क्योंकि यंग मास्टर अभी भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इसलिए आफ्टरमैथ काफी खूनी होगा। ताहून पूछता है कि लड़ाई इंस्टिगेट करने के बाद उसकी धमकी देने की हिम्मत कैसे हुई, लेकिन वो डरेगा नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी उसे फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका उसे मारने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन बदले में वो कुछ ऐसा चाहता है जो उसकी जिंदगी के बराबर हो। क्योंकि वो इतने बड़े प्रोमिनेंट खानदान का एयर है, 1 बिलियन वॉन काफी रहेंगे। स्कूल के सभी लोग जिम के पास जमा हो जाते हैं और लिम बुरा सोचने लगती है, क्योंकि वो उन फ्लेम्स और माना को पहचान लेती है। ये जंगजू की है। उसे ये भी लगता है कि वो बेचारे ताहून को बहुत बुरा पीट रहा था, इसलिए वो नर्स के पास से गुजरती है और अंदर चली जाती है, क्योंकि वो गलत थी। तो अगर उसे कुछ होता है तो ये सब उसकी गलती होगी। इसलिए वो हर सुनने वाले से दुआ करती है कि ताहून कम से कम जिंदा बाहर निकल आए। मगर जब वो जिम में दाखिल होती है तो ताहून को जिंदा और ठीक देखकर दंग रह जाती है, जबकि जंगजू जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। वो खुश होता है कि वो आ गई, क्योंकि उसे इस बास्टर्ड की मदद के लिए किसी की जरूरत थी। वो उसे हॉस्पिटल ले जा सकती है ना? वो कुदरती तौर पर पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन ताहून कहता है कि वो शायद सीढ़ियों से गिर गया होगा। खैर, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो उससे कहता है कि किसी को ना बताए कि वो यहाँ था। जैसे ही वो मजीद सवाल पूछने के लिए उसकी तरफ मुड़ती है, वो सीमिंगली गायब हो जाता है और देखते ही देखते स्कूल से निकल जाता है। ये खत्म होने के बाद अब वो चेक कर सकता है कि उसे क्या मिला। वो अपना स्टेटस विंडो खोलता है, जिससे पता चलता है कि उसके स्टैट्स बढ़ गए हैं, लेकिन उसे जंगजू से मोनाक्स हार्ट एबिलिटी और 5 चार्म भी मिला। वो इससे हैरान है,
क्योंकि चार्म एक यूजलेस स्टैट है जो सिर्फ सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसे फ्लेम हार्ट के बजाय मोनाक्स हार्ट मिला, जो पार्टी मेंबर्स के स्टैट्स को बूस्ट करने की इजाजत देता है। वो सोचता है कि ये एक अमेजिंग स्किल है, क्योंकि ऐसी स्किल्स जो मल्टीपल लोगों पर असर करें एक्सट्रीमली रेयर होती हैं, और उस जैसे किसी के लिए जो मल्टीपल स्किल्स इस्तेमाल कर सकता है। मोनाक्स हार्ट उसे बहुत सी चीजें कंबाइन करने देगा। ये उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। अचानक 3 ब्लैक कार्स उसके सामने रुकती हैं और टाइवुक बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि उसके पास उसके लिए बहुत से सवाल हैं। लेकिन पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से शुरू करेगा। उसने अभी उस जिम में क्या किया? जंगजू के घर पर उसके बाप को खबर मिलती है कि उसका अकेला बेटा हॉस्पिटल में है, और जिसने उसे पीटा है वो उससे 1 बिलियन वॉन मांग रहा है, और ये भी चाहता है कि मामला खामोशी से हल हो जाए। बॉडीगार्ड कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो माफी मांगता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सका। बाप उसे कहता है कि उस स्टूडेंट की ख्वाहिश पूरी कर दो, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसे अपनी डिसरिस्पेक्टफुल एक्ट की सजा भी भुगतनी होगी। जैसे ही वो चुटकी बजाता है, 2 फिगर्स सामने आते हैं, जिसके बारे में बॉडीगार्ड सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि वो अभी भी एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है। वो उन दोनों को वहां नहीं भेज सकता। बाप उसे चुप होने को कहता है, क्योंकि वो अब उसका मजीद भौंकना टॉलरेट नहीं करेगा। ये एस रैंक प्लेयर है, ली जोंगसू, टाइसन ग्रुप का प्रेसिडेंट। ताहुन सोचता है कि टाइवो कितनी दूर यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन वो किस जिम की बात कर रहा है, जिसमें उसने एक्सप्लोजन किया था, या लेक्चर हॉल वाला इंसिडेंट जहां उसने अपनी पावर दिखाई थी। ये आदमी एसोसिएशन डेप्यूटी मैनेजर के रैंक पर है। इसके दरअसल इन्वॉल्व होने के चांसेस। खुद को इतनी छोटी फायर में देखना बहुत ही मामूली बात है, मगर क्या हो अगर वो यहाँ इसीलिए है क्योंकि उसे पता है कि इसके पीछे वही है। खैर, उसे इसी चीज से टेस्ट करना होगा। वो उससे पूछता है कि क्या उसका मतलब एक्सप्लोजन से है, जिस पर टाइवॉक पहले कंफ्यूज होता है, मगर फिर उनके पीछे एक फायर देखता है। शायद ये उसी का काम है, मगर सब ठीक है। दूसरी एजेंसीज इसका ख्याल रखने के लिए जल्दी पहुंच जाएंगी, वरी करने की जरूरत नहीं है। वो इस बारे में बात नहीं कर रहा था क्योंकि उसे अब तक उसे कोई सीधा जवाब नहीं मिला था। आखिर उसने जिम में एग्जैक्टली किया क्या था? ताहुन मुस्कुराता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टाइवॉक आखिरकार उसके नेट में फंस गया है। वो पूछता है कि क्या उसे पहले से नहीं पता, मगर ऐसा लगता है कि वो यहाँ उसे प्लेयर ट्राईआउट्स का इन्विटेशन देने आया है। टाइवॉक हंसता है। प्लेयर ट्राईआउट्स? वो ऐसी बात कही क्यों रहा है? ताहुन कहता है कि अगर उसे कोई वजह चाहिए तो वो उसे एक वजह देगा। वो अपनी पावर एक्टिवेट करना शुरू करता है, जिससे 5214 का स्कोर सामने आता है, और पूछता है कि क्या ये उसे प्लीज करने के लिए काफी है। टाइवॉक और उसके एसोसिएट्स हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इतने कम वक्त में ये स्टूडेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। इसका मतलब है कि जो नंबर उसने स्कूल में देखा था वो कोई फ्लूक नहीं था। किम ताहुन असली डील है। इससे पहले कि वो और सवाल पूछ सके, टाइवॉक पूछता है कि उसके कपड़ों को क्या हुआ है, क्योंकि वो काफी चार्ड लग रहे हैं। जब ताहुन घर वापस जाता है, वो यंग कोन प्लेयर ट्राईआउट्स के बारे में बताता है जिनका उसे इनविटेशन मिला है, जिससे वो हैरान हो जाता है। तो वो उसे एक बादशाह की तरह ट्रीट करने लगता है, गॉड एम्परर एडमिरल मजेस्टी द ग्रेट ताहुन। वो उसे ये मौकरी बंद करने को कहता है, मगर ये भी सोचता है कि टैसन यकीनन जिम वाले मैटर का अच्छी तरह ख्याल रखेगा ताकि बात ज्यादा ना बढ़े, तो इससे टाइवॉक की सस्पेशंस कम हो जानी चाहिए। खैर, क्योंकि ट्राईआउट्स 1 महीने में है, उसे बस ट्रेनिंग पर फोकस करना है ताकि वो सबसे बेहतरीन बन सके। उम्मीद है कि उसके पास ऐसा करने का वक्त होगा क्योंकि वो मजीद प्रॉब्लम्स नहीं चाहता। तभी कोई उसे कॉल करता है, कोई अननोन शख्स। बदकिस्मती से उसके घर के बाहर 2 शैडोई फिगर जाहिर होती हैं, जो उस प्लेयर को पकड़ लेती हैं जिसे एसोसिएशन ने ताहुन के बॉडीगार्ड के तौर पर रखा था, जिस पर वो हैरान होते हैं, मगर ये काफी अनोइंग भी है। शायद ये इसीलिए है क्योंकि वो एक प्लेयर कैंडिडेट है। उन लोगों की प्रोटेक्शन काफी अच्छी होती है क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हैं, मगर लगता है कि ये काफी नहीं है। ये 2 लोगों की असैसिनेशन यूनिट है, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रदर। बड़े वाले का नाम ब्लैक है, जो स्टेल्थ और बॉडी स्ट्रेंथनिंग स्किल वाला एक ए रैंक विलन है। छोटा भाई व्हाइट एक बी रैंक विलन जिसके पास सिर्फ स्टेल्थ स्किल है, कहता है कि भले ही वो एक प्रॉस्पेक्ट हो, वो बिना किसी असली जंग के तजुर्बे के सिर्फ एक बच्चा है, तो उनके लिए वो एक बहुत इजी टारगेट है। ब्लैक इस बात से इत्तेफाक करता है कि उन्हें प्रॉस्पेक्ट्स कहा जा सकता है, मगर बिना किसी तजुर्बे के वो वर्थलेस है, इसीलिए उन्हें उसे दिखाना चाहिए कि एक असली अवेकनिंग कैसी होती है। जैसे ही वो अपने छोटे भाई की तरफ मुड़ता है, वो देखता है कि टाइहुन उसे बुरी तरह मार रहा है। जोल के नोटिस करने से पहले ही उन तक पहुंच गया था,
ब्लैक को अभी तक नहीं पता कि वो कौन है, इसीलिए वो उसकी आइडेंटिटी पूछते हुए हमला करता है, मगर तायहुन उसके सवाल का जवाब देना चुनता है और वाइट को रास्ते से हटाकर रॉक कवर्ड नी अटैक करता है, जो ब्लैक को पूरी तरह लगता है ये वही इनएक्सपीरियंस्ड बच्चा है जिसके बारे में वो शौक से बात कर रहे थे। कुछ घंटे पहले जब तायहुन अभी जिम में ही था, बॉडीगार्ड वो सुनकर हैरान था जो वो मांग रहा था, क्योंकि इस मैटर में सब कुछ साइलेंट रखने के अलावा वो खुद इतना कैश नहीं निकाल सकता। ताहुन ये पहले से जानता था, तो क्योंकि वो कोई ऐसा बुरा शख्स नहीं है जो आम मुलाजिमों को जिम्मेदार ठहराए, वो बस उससे कह रहा है कि वो अपने बॉस के साथ अग्रीमेंट तक पहुंचने में अच्छा काम करे। मगर अगर उसने उसे बिट्रे करने का सोचा हो तो उसे कुछ और सोचना चाहिए, क्योंकि वो इससे सौदा पक्का करेंगे। ये एक अवेकेंड ओथ है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का नतीजा कोई रैंडम। ये एक ऐसी पेनल्टी है जो परमानेंट है। कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस काफी सिंपल थीं। पहली बात, 1 बिलियन के कॉम्पेंसेशन के साथ इस मेस को साफ करने की कोशिश शुरू की जाएगी। यकीनन ये कामयाब रहा, क्योंकि न्यूज़ ने एक्सप्लोजन को एक सिंपल गैस लीक बताया जिसमें कोई इंजरीज नहीं हुई। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसे रिवेंज के लिए अपने खिलाफ होने वाले किसी भी एक्शन के बारे में बताया जाए, जो उसने किया जब उसने पहले ही उसे ब्रदर्स की लोकेशन बता दी थी। ब्लैक अपनी पूरी ताकत से ताहुन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉजिंग करता रहता है और आखिरकार स्ट्राइक करने का एक मौका ढूंढ लेता है। लेकिन ब्लैक भी स्विफ्ट है और अटैक के रास्ते से हटकर हवा में ऊंची जंप लगाता है, जो उसे फोर्स के साथ ताहुन पर लैंड करने का मौका देती है। लेकिन वो रास्ते से हट जाता है। पीछे से ताहुन अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो उन असैसिन्स में से एक है जो स्टेल्थ अटैक्स में स्पेशलाइज करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इसी में अच्छा है, क्योंकि उसकी फाइटिंग स्किल्स का मजाक ही उड़ाया जा सकता है। इसके साथ ही फाइट ताहुन की विक्ट्री पर खत्म होती है। अपनी लिमो में यू चेयरमैन से बात करती है, ये सुनकर कि उसने पहले ही प्लेयर ट्राईआउट्स के लिए पार्टिसिपेंट्स चुन लिए हैं, जिसका मतलब है कि ये उनके कंट्री के तमाम प्रॉस्पेक्ट्स की एक गैपरिंग होगी। तो वो सबसे ज्यादा किसे देखने के लिए पुरुमीद है? चेयरमैन कहता है कि चुनने के लिए बहुत से रिमार्केबल लोग हैं, लेकिन वो जो सबसे ज्यादा देखना चाहता है वो उसकी यंगर सिस्टर है, क्योंकि उसके पास असली पोटेंशियल है। यू कहती है कि बदकिस्मती से ये तो होना ही था, क्योंकि वो जिस फैमिली में है वो इससे बुरा कुछ भी टॉलरेट नहीं करती। चेयरमैन कहता है कि वो हमेशा की तरह हाश है, लेकिन वो किसका इंतजार कर रही है? वो कहती है कि उसे अंदाजा तो था, लेकिन फिर उसने कुछ काफी अम्यूजिंग सुना। एस रैंकर्स को एक तरफ रखते हुए टाइवुक ने पर्सनली एक स्टूडेंट से राब्ता किया, इसलिए वो उस स्टूडेंट को देखने के लिए क्यूरियस है, क्योंकि टाइवुक का पर्सनली जाना मतलब वो काफी स्किल्ड होगा। ताहुन दोनों ब्रदर्स पर प्रेडेशन यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करता, क्योंकि उसके पास काफी फिजिकल एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो ओवरलोड की वजह से प्रेडेशन यूज करने के काबिल नहीं है। आखिरकार एसोसिएशन के मेंबर्स, जिन्हें ताहुन ने ब्रदर्स से निपटने के लिए बुलाया था, वो आ गए, ये नोट करते हुए कि इन बास्टर्ड्स ने एसोसिएशन के साथ पंगा लेने की हिम्मत की, और साथ ही एक प्लेयर कैंडिडेट के साथ भी। उन्हें अपने क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट भुगतनी होगी। टाइवुक इस बारे में बताने के लिए टाइयुन का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन क्या उसे पता है कि इस अटैक के पीछे कौन है? ताहुन एक पल के लिए सोचता है और फिर कहता है कि वो नहीं जानता। टाइवुक फिर सोचता है कि शायद पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट लीक हो गई है, इसलिए उसे सबको सेफ रखने के लिए मजीद टाइटर सिक्योरिटी की दरखास्त होगी। ताहुन जानता है कि असैसिन्स किसने भेजे हैं, लेकिन वो नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसने टैसॉन ग्रुप को स्पॉटलाइट में डाला तो चीजें उसके लिए और भी बॉदरसम हो जाएंगी। मजीद ये कि ये इस वक्त उसका मेन प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि उसकी एबिलिटी काम नहीं कर रही। वो इसके बारे में सोचता है, अगर वो फिजिकल एबिलिटीज की वजह से इसे यूज नहीं कर पा रहा तो उसे अपने स्टैट्स बढ़ाने होंगे, लेकिन ऐसा करने का वाहिद रास्ता मॉन्स्टर्स या दूसरों की प्रेडेशन करना है, तो ये उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन छोड़ता है। ब्लैकहेड जिम में यूरो नाम की एक औरत ताहुन और यंग का वेलकम करती है, लेकिन फिर नोटिस करती है कि वो बच्चे हैं, जबकि यंग ताहुन पर चिल्लाते हुए घबरा रही होती है। ब्लैकहेड सबसे बूझी जिम्स में से एक है। यहाँ सिर्फ उन लोगों को रजिस्टर करने की इजाजत है जिनके पास पैसा या पावर हो। वो उन्हें बताती है कि ये कोई आम ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, लेकिन ताहुन उसे एक कार्ड देता है और 2 लोगों को रजिस्टर करने के लिए कहता है, जो कि अल्केमिस्ट गिल्ड का एक SVIP कार्ड होता है। वो सोचती है कि उसने ये कहाँ से हासिल किया, क्या वो किसी हाई रैंकिंग प्लेयर का डिसाइपल है? लेकिन इसके बावजूद अगर वो उन्हें रजिस्टर होने देती है तो चीजें ट्रबलसम हो सकती हैं। तभी एक बफ आदमी फ्लेक्सिंग करते हुए उनकी तरफ आता है, क्योंकि उसने सेंस कर लिया है कि कोई मुश्किल में है। वो ताहुन को बताता है कि ऐसी जगह में दाखिल होने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं है। इस आदमी का नाम आयरन स्ट्रॉन्गमैन है, एक B रैंक ट्रेनर जिसके पास मसल ऑगमेंटेशन स्किल है।
यंग को लगता है कि ये बहुत कूल नाम है, जबकि बाकी जिम जाने वाले कह रहे हैं कि उन नए बच्चों का खेल खत्म हो गया क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैन किसी को नहीं छोड़ता। उसे लगता है कि ताहून उसके नाम से कांप रहा है, लेकिन वो पूछता है कि ये बेवकूफ कमजोर मसल हेड किस बारे में बातें कर रहा है। इससे स्ट्रॉन्ग मैन को गुस्सा आ जाता है और वो पूछता है कि क्या उसने वाकई उसे कमजोर कहने की हिम्मत की। ताहून कहता है कि अगर उसे यकीन नहीं तो उन्हें इस पर शर्त लगानी चाहिए। हारने वाला जीतने वाले की 1 महीने की मेंबरशिप के पैसे भरेगा। स्ट्रॉन्ग मैन हंसता है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसे अपनी औकात नहीं पता, लेकिन अगर ऐसी बात है तो वो इस शर्त को इंटरेस्टिंग बना देगा। वो दोनों एक वर्चुअल रियलिटी डिवाइस से कनेक्ट हो जाते हैं और यंग सोचता है कि वो चीज़ क्या है क्योंकि वो अंदर से अबिस जैसी लग रही है। यूरा बताती है कि ये एक वीआर प्रोग्राम है, वर्चुअल पोर्टर, एक वर्चुअल वर्ल्ड जो बिल्कुल अबिस जैसा है, जहां बी रैंक मॉन्स्टर्स को खत्म करने के मुकाबले होते हैं, जब कंटेस्टेंट्स कम से कम वक्त में मैक्सिमम वेट उठाए हुए फिनिश लाइन तक भागते हैं। ये यकीनन जिम में हायरार्की बनाने के लिए सबसे मशहूर गेम है, लेकिन वो बच्चा स्ट्रॉन्ग मैन के खिलाफ जीतने की उम्मीद नहीं कर सकता। वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर वो मॉन्स्टर्स को मारते हुए हंसता है क्योंकि वो बच्चा उससे कभी नहीं जीत सकता। उसका मसल ऑगमेंटेशन कॉम्बैट को आसान बना देता है, उसका मोबिलिटी कमाल है और उसकी ऑल अराउंड स्किल ऐसी है जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। उन्होंने उस वजन का तो हिसाब ही नहीं लगाया जो वो उठा रहा है। बदकिस्मती से ताहुन मजाक नहीं कर रहा और कुछ ही तेज मूवमेंट्स में वो अपने सामने के सारे बीस्ट्स को खत्म कर देता है। फिर वो दूसरों की तरफ बढ़ता है बिना रुके। जब वो घिर जाता है तब भी वो सारे मॉन्स्टर्स के टुकड़े टुकड़े करने का रास्ता निकाल लेता है, जिससे उसे 999 हिट कॉम्बो मिलता है। इसके बाद ताहुन कहता है कि उसने अगले 30 दिन तक इस मशीन को चलाने का नहीं सोचा था, लेकिन अपने मैक्सिमम वेट कैरी को देखते हुए ये यकीनन ट्रेन करने का एक रास्ता है। खैर, क्योंकि उसने मुकाबला पूरी ईमानदारी से जीता है, वो उम्मीद करता है कि आयरन स्ट्रॉन्गमैन पैसे दे और उसकी नजरों से दूर हो जाए। आखिरकार प्लेयर ट्राईआउट्स का दिन आ जाता है, जहां एग्जाम के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी होती हैं। अब एसोसिएशन ने माइनर्स को भी हिस्सा लेने की इजाजत दे दी है, तो हर उम्र और हर तरह के लोगों को अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। लेकिन जिन अवेकेंट्स की उन्हें सबसे ज्यादा तलाश है वो ये टैलेंट्स हैं। क्लोज कॉम्बैट एक्सपर्ट आयरन फिस्ट, ए रैंक्ड होंग जुनवुक, वो ए रैंक ड्रूइड जो एस रैंकर्स को भी चैलेंज करता है। ली गिलिन, बुसोसान का थंडर गॉड, एस रैंक शिन युनबाक, वो अवेकन जिसके बारे में मशहूर है कि उसके नंबर सबसे बेहतरीन है। एस रैंक लिम ओंग और बहुत से दूसरे टैलेंट्स बेचैनी से एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। साय इकोनॉमी की एक रिपोर्टर जिसका नाम किम गुइहा है, उसका मकसद टेस्ट देने वालों का इंटरव्यू लेना है, लेकिन कतार बहुत लंबी है, इसलिए उसे लगता है कि वो कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो खुशकिस्मत होगी अगर वो सिर्फ एक पिक्चर ले सकी। जब वो अफसोस कर रही होती है, ताहुन उसके पीछे नमूदार होता है और सोचता है कि वो इन सब से आगे कैसे निकलेगा। वाकई ये पूरा इवेंट एक हैसल है। मौका देखते हुए गुइहा उस तक पहुंचती है और पूछती है कि क्या वो उसका इंटरव्यू ले सकती है। ताहुन टेस्टिंग ग्राउंड्स तक सिर्फ 1 मिनट पहले पहुंचता है क्योंकि एक रिपोर्टर ने उसका बहुत वक्त ले लिया था। लेकिन छोड़ो, क्योंकि अब उसे अपनी इमेज बनाने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत से लोग एक ही कमरे में जमा है, जहां ताहुन की मुलाकात लिम से होती है, जो उसे इतना लंबा और टोन्ड आउट देखकर हैरान रह जाती है। वो कहता है कि ये इसलिए है क्योंकि उसने थोड़ी ट्रेनिंग की, लेकिन लिम को लगता है कि वो थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा थी। वो सिर्फ 1 महीने में इतना कैसे बदल सकता है। इससे पहले कि वो पूछे कि उसने जंग जी के साथ क्या किया, टेस्ट मैनेजर उनका इस्तकबाल करता है क्योंकि वो उनके खूबसूरत मुल्क का मुस्तकबिल है। ये उन अवेकन्स को चुनने के लिए पहला टेस्ट होगा जो प्लेयर्स बनेंगे। ये रहे रूल्स। सबके चेस्ट पर उनके एग्जाम नंबर्स के साथ एक एग्जाम टिकट होनी चाहिए। टेस्ट 5 टिकट्स कलेक्ट करना है, जिसमें उनकी अपनी टिकट भी शामिल हो। दूसरे लफ्जों में, अगर उनके पास अपनी टिकट नहीं हुई तो वो फेल हैं। इस सब के बाद अब शुरू करने का वक्त है। टाइम लिमिट सिर्फ 1 घंटा है। मर्डर के अलावा सारे मेथड्स लीगल हैं। टेस्ट शुरू। अरीना की अचानक ट्रांसफॉर्मेशन से सब हैरान हैं। कुछ वजह से बहुत से लोग पहले लिम को टारगेट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब आते हैं, वो उन्हें ब्लास्ट करके दूर फेंक देती है। एसोसिएशन मेंबर्स जो ये देख रहे हैं, वो हैरान हैं। सच में लिम एक पावरफुल कैंडिडेट है,
लेकिन उन्हें शिन को भी देखना चाहिए, जो ऐसा लग रहा है कि हर उस बंदे को खत्म कर रहा है जो उसके करीब आने की हिम्मत करता है। टाइवो को उनके पीछे बैठता है और अपनी स्क्रीन को देखता है। वो सोचता है कि रैंक्स को देखते हुए उनका इंटरेस्ट समझ आता है, हालांकि वो अकेला है जिसने वो अनबिलीवेबल नंबर्स देखे थे। उसे यकीन है कि ताहुन बिना किसी परेशानी के इस टेस्ट से गुजर जाएगा, इसलिए उसे उन्हें अपनी वो असली पावर दिखानी चाहिए जो वो छुपा रहा है। लेकिन जब वो ताहुन को देखता है तो वो उसे जंगवुक के साथ फिस्ट फाइटिंग करते हुए देखता है, जो उसे बहुत ज्यादा शॉक कर देता है। ताहुन और जंगवुक ब्लोस ट्रेड करते रहते हैं, लेकिन ताइवुक को समझ नहीं आता कि वो ए रैंक्ड अवेकन उसे पीछे क्यों धकेल रहा है। क्या उसने उसकी एबिलिटीज को गलत समझा? वो डॉज क्यों नहीं कर रहा? तब उसे समझ आता है। वो जानता है कि वो डॉज क्यों नहीं कर रहा। जैसे ही ताहुन एक बार फिर चार्ज करता है, जंगवुक उसके मुंह पर बहुत जोर से पंच मारता है और उसे कहता है कि उसे कमजोर समझना बंद करे, क्योंकि स्टोन स्किन उसके परफेक्ट काउंटर पार्ट आयरन स्किन के सामने कुछ नहीं है। अगर वो ऐसे ही लड़ता रहा तो वो नहीं जीत सकता। ताहुन कहता है कि वो बहुत ज्यादा बातें करता है, क्योंकि वो ये सिर्फ मजे के लिए नहीं कर रहा। उसके स्टैट्स बढ़ने लगते हैं क्योंकि 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी प्रेडेशन पर से सील नहीं हटी थी, क्योंकि उसके स्टैट्स काफी नहीं थे। तो अपने स्टैट्स बढ़ाने का वाहिद तरीका अपने जिस्म को जितना हो सके स्टिम्युलेट करना है, यानी आखिरी दम तक लड़ना ही बेहतरीन ट्रेनिंग मेथड है। इसलिए वो अभी भी इसे ट्रेनिंग ही समझता है। एक पावरफुल पंच के साथ वो फाइट खत्म करता है और उसे एक टोकन मिल जाता है। टाइवुक जोर से हंसता है, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। बाकी लोग उसे देखते हैं जब वो ऐसा करता है, लेकिन उसे परवाह नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम को ट्रेनिंग के तौर पर इस्तेमाल करना बहुत बोल्ड है। इससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ रही है। हालांकि फ्यूचर में एक मसला होगा, क्योंकि उसे स्टैमिना बचाने, कमजोर लोगों को टारगेट करने और जीतने की जरूरत है। ये एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी है जो उसे यकीन है कि ताहुन करेगा। लेकिन ताहुन के कुछ और प्लान्स हैं, क्योंकि वो सीधा शिन की तरफ जाता है जिसके पास अब 147 टिकट्स हैं। ताहुन उन्हें गिनने की कोशिश करता है, लेकिन हार मान लेता है, क्योंकि उसे पास होने के लिए सिर्फ 3 और चाहिए। इसके साथ वो लड़ना शुरू करते हैं। शिन ताहुन को काफी हरकत में रखता है, लेकिन वो भी बिल्कुल बेबस नहीं है। जैसे ही कोई अटैक उसके करीब आता है, लाइटनिंग हर खतरे को खत्म कर देती है। शिन उसे इतना फास्ट होने पर मुबारकबाद देता है, क्योंकि वो शुरू में उसके अटैक्स को देख भी नहीं पा रहा था। एक बड़े जाप के साथ वो ताहुन को पीछे धकेलता है, जो सोचता है कि उसने उम्मीद नहीं की थी कि शिन को हराना इतना ट्रिकी होगा। न सिर्फ उसके पास खुद को पावरफुल लाइटनिंग से ढकने की काबिलियत है जो एक शील्ड की तरह काम करती है, बल्कि उसके पास मीले और रेंज दोनों सिचुएशंस में अटैक करने के लिए काफी डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी है। प्रेडेशन के बगैर उस तक पहुंचना भी मुश्किल होगा। अचानक शिन देखता है कि अगर वो उसके पास नहीं आना चाहता तो वो खुद आएगा और एक चार्ज्ड अटैक के साथ चार्ज करता है, जिसे ताहुन डिफ्लेक्ट करता है, जिसके नतीजे में वो फिर से ब्लो स्ट्रेट करते हैं। लेकिन ये साफ है कि शिन के पास एडवांटेज है और आखिरकार वो ताहुन को सरप्राइज करता है। उसे जोर से जाप करता है और कहता है कि वो ही था जो लड़ना चाहता था, तो अब वो भाग क्यों रहा है। ताहुन बेहोश होने की कोशिश को रोकता है और एक आखिरी बड़ा अटैक करता है, लेकिन शिन उसे जाप करके दूर कर देता है और फिर ताहुन पर फ्लैश बैंग इस्तेमाल करता है, जिससे वो हवा में ऊंचा जाकर उसे लाइटनिंग के एक खतरनाक अरे से हिट करता है। वो ऐसा करता है, वो हंसता है, क्योंकि ये बंदा अभी भी मुकाबला कर रहा है। सच में इसमें बहुत मजा आ रहा है। सब उससे भागने में मसरूफ थे। उसने सोचा था कि सिर्फ लिम ही उसे चैलेंज करेगी, लेकिन वो खुशकिस्मत है कि उसे एक मजेदार खिलौना मिल गया जो बचा हुआ है। जैसे ही वो ये सोचता है, एक अकेला पत्थर उसके अटैक्स और लाइटनिंग शील्ड से गुजरता हुआ सीधा उसकी पेशानी पर लगता है। इससे पहले कि वो सोचे कि ये कैसे हुआ, ताहुन उसके पीछे जाता है और उसकी तरफ ढेर सारे पत्थर फेंकता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। स्टोन स्किन स्किल यकीनन गॉड्स फ्यूरी का मुकाबला नहीं कर सकती। ये उसे चीरने से बहुत दूर है। अपने बेहतरीन वक्त पर भी ये सिर्फ कुचली जाएगी। हालांकि इस जगह पर ट्राई आउट ग्राउंड्स में बात अलग है, क्योंकि ये उस मटेरियल से बना है जो अवेकेंड अटैक्स को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए अगर ये टूट भी जाए तो भी अपनी शक्ल नहीं खोएगा। इन सब के साथ ताहुन ने इसे एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और इसके साथ इसने शिन के डिफेंसेस को चीर दिया,
जिससे उसे बिना किसी रुकावट के लड़ाई खत्म करने का मौका मिल गया। प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर्स ये देखकर हैरान हैं कि एक सी रैंकर ने सच में एक एस रैंक्ड को हरा दिया। आखिर ये बंदा है कौन? ताइवॉक खुशगवार तौर पर हैरान है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही लोगों की सोच बदल रहा है। मगर तभी वो कुछ अजीब नोटिस करता है। जैसे ही ताहुन टिकट्स उठाता है और सोचता है कि अब वो सिर्फ एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर सकता है, बर्फ का एक पिलर उसकी तरफ आता है और जल्द ही बर्फ का एक ऐसा जाल उस पूरे इलाके को घेर लेता है जहां वो मौजूद है, जो एक ऐसा और बनाता है जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। फितरी तौर पर आइस एबिलिटीज वाला अकेला शख्स कोई और नहीं बल्कि लिम है, जो ताहुन को निकालने पर तुली हुई लगती है। वो सोचता है कि वो यहाँ क्यों आई और कब से देख रही है, मगर फिर वो अचानक बोलती है। उसका मानना है कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, क्योंकि उसके बगैर ताकत सिर्फ बेमकसद तशद्दुद है। वो मानती है कि वो ताकतवर है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो शिन को इस तरह से हरा देगा। मगर अब जब वो इस बारे में सोच रही है, उसने शायद जंग जे को भी इसी तरह हराया था। तभी वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करना शुरू करती है, जिससे ताहुन फौरन क्लोक करके भागने की कोशिश करता है, मगर उसके अटैक्स हर तरफ फैल जाते हैं, जिससे उसकी इनविजिबिलिटी स्किल बेकार हो जाती है। इससे पहले कि वो दोबारा उसका सामना करने के लिए मुड़ सके, वो फासला खत्म करती है और उसके मुंह पर लात मारती है और बताती है कि जब वो जिम में मिले थे तब उसे सच में उस पर यकीन था। उसने बेवकूफ़ी में सोचा कि वो जंग जे जैसे लोगों से अलग है, कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं करेगा। मगर अब उसे लड़ता देखकर वो आखिरकार समझ गई कि वो बिल्कुल उन जैसा ही है। जो कुछ भी जंग जे के साथ हुआ और यहाँ जो हो रहा है, वो सब उसी का किया धरा था। उसके अटैक्स तब तक जारी रहते हैं जब तक वो आखिरकार ताहुन को उड़ाता हुआ दूर नहीं फेंक देती। बर्फ वाली जमीन पर गिरने के बाद लिम कहती है कि बिना इजाजत के स्किल्स का इस्तेमाल गैर कानूनी है और वो जानती है कि उसने ही उन दोनों को हॉस्पिटल भेजा था। हालांकि वो इसका मुस्तहिक है, वो उसकी रिपोर्ट नहीं करेगी। इसके बदले वो इस ट्रायल आउट से पीछे हट जाए, क्योंकि वो प्लेयर बनने के लायक नहीं है। ताहुन उसे कहता है कि ये बकवास बंद करो। वो होती कौन है ये कहने वाली? वो जंग जे का जुल्म खत्म करने के लिए इतनी हिम्मत भी नहीं जुटा सकी। ताकत, जिम्मेदारी, लायक होना। असल बात तो यह है कि वो उसे निकालने का बहाना ढूंढ रही थी। वो चाहेगा कि वो इस टेस्ट को इसके लिए एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर ले, बजाय इसके कि उसके सामने इतनी घटिया हरकत करे। लिम उसकी बातों से हैरान है, लेकिन फिर कहती है कि वो समझ गई है। अगर ये उसका आखिरी जवाब है तो वो उस पर नरमी नहीं बरतेगी और उसे खुद निकालने पर मजबूर कर देगी। जैसे ही ताहुन उसकी तरफ देखता है, वो सोचता है कि वो स्टोन स्किन इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले ही टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। बर्फ की वजह से स्टेल्थ यहाँ काम नहीं करेगा। मोनाक्स हार्ट पहले से ही एक्टिव है, मगर ये काफी नहीं है। प्रीडेशन अभी भी सील्ड है और उसके पास पैरालिसिस इस्तेमाल करने के लिए स्टैमिना नहीं है। आखिर में उसके पास सिर्फ एक टेक्निक बची है जो लड़ाई का रुख मोड़ सकती है। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिम भी वैसा ही करती है। स्नो अरीना के टूटने के साथ एसोसिएशन मेंबर्स हैरान हैं कि क्या हुआ, क्योंकि वो अभी तक देख नहीं सकते। ताइवुक बेसब्री से इंतजार कर रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि क्या हो रहा है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और साथ ही उन मेंबर्स की भी जो इतने हैरान हैं कि कुछ बोल नहीं पा रहे। सर्वाइवल की एक कामयाब कोशिश में ताहुन ने लिम को नीचे दबाया और उसे किस किया, जिस पर वो खुद भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। जब उसने हमला किया, वो लिम के अटैक के ऊपर से कूदा और सीधा उसे किस किया, लेकिन ये सिर्फ देखने में ऐसा लग रहा था, क्योंकि असल में उसने अपनी पैरालिसिस स्किल इस्तेमाल की थी। एबनॉर्मल स्टेटस इफेक्ट्स करीब से बेहतर काम करते हैं, और अगर अंदर की तरफ भेजे जाएं तो उनकी कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो तायुन ने अपने खून में पैरालिसिस भर दी और लिम को उसे निकालने पर मजबूर किया। तो भले ही वो एस रैंक्ड है, उसने कामयाबी से उसे पैरालाइज कर दिया, और उसने ज़ाहिरी तौर पर उसे साइकोलॉजिकल शॉक भी दिया, जिससे उसे 3-4 मिले। वो खुश है कि ये सच में काम कर दिया, लेकिन इसके साथ ही टेस्ट खत्म हो गया है, इसलिए सबको मेडिकल एरिया ले जाया जाएगा, जहां उनका इलाज किया जाएगा। पहला राउंड खत्म होने के बाद सारी चोटों का इलाज एक मेडिकल टीम ने किया, और भले ही लिम पैरालाइज थी, उसके पास अब भी पास होने के लिए काफ़ी एग्जाम टिकट्स और कॉम्बैट टाइम था। जहां तक ताहुन की बात है, उसे 60 टिकट्स मिले, और 2 एस रैंकर्स के खिलाफ अपनी जीत की वजह से वो सबकी तवज्जो का मरकज बन गया
और वहां मौजूद बाकी लोग उससे बहुत मुतासिर थे। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि उसने घटिया ट्रिक्स इस्तेमाल की हैं। जब वो चलते हुए मेडिक्स की हीलिंग एबिलिटीज की तारीफ कर रहा होता है, शिन अचानक कहीं से उस पर हमला कर देता है और कहता है कि यहाँ वो जीतने के लिए वैसी ट्रिक्स नहीं चला सकेगा। बाकी लोग देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो गई है, तो वो शिन के लिए नारा लगाने लगते हैं, क्योंकि वो भी मानते हैं कि ताहुन एक चीटर है। लेकिन शिन उन्हें झटका देकर दूर कर देता है, क्योंकि उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो ताहुन से कहता है कि अब उन्हें ईमानदारी से लड़ना चाहिए। वो सबको दिखा देगा कि अपनी ट्रिक्स के बगैर वो कुछ भी नहीं है। जब वो हंसता है, अचानक उनके चारों तरफ एक एनर्जी नमूदार होती है और शिन फौरन जमीन पर गिरकर नॉकड आउट हो जाता है, जबकि ताहुन को भी नीचे दबाया जाता है, लेकिन वो अब भी खड़ा है। टेस्ट मैनेजर वहां आता है और कहता है कि इन बच्चों के साथ उसे एक पल का सुकून नहीं मिल सकता। वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं? उन्हें अपनी औकात पहले ही पता होनी चाहिए। ये एस रैंक प्लेयर पार्क सुनजिन है। वो एसोसिएशन के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक है और एक मुस्तकबिल का एसएस रैंक प्लेयर है। ताहुन उसके बारे में सब जानता है। सुनुंगजुन देखता है कि कोई अब भी खड़ा है, तो वो ताहुन को मजीद दबाता है, लेकिन वो घुटने टेकने से इनकार कर देता है, भले ही उसे स्किल्स का फर्क महसूस हो रहा हो। सुनजुन और भी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है, क्योंकि वेटरन प्लेयर्स भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो उसे मालूम करना चाहिए कि क्या ये उसे नीचे गिराने के लिए काफी होगा। इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, एक डॉक्टर उस पर चिल्लाती है कि रुक जाओ, क्योंकि ये बच्चे अभी ट्रीटमेंट से निकल कर आए हैं। क्या वो उन्हें सेकेंड राउंड से पहले वापस अंदर भेजना चाहता है? सुनजुन कहता है कि वो सिर्फ उनके साथ खेल रहा था, लेकिन डॉक्टर को पता है कि वो कब झूठ बोल रहा है। उसने ये उनकी स्किल्स टेस्ट करने के लिए किया था। अगर चेयरमैन ने इस बारे में सुना तो इसका नतीजा बुरा होगा। वो मुड़ता है और ताहुन से उसका नाम पूछता है, जो वो बता देता है, और सुनुंगजुन उसे उस सी रैंक के तौर पर पहचान लेता है जिसने 2 एस रैंकर्स को हराया था। वाकई काफी अरसा हो गया है जब से कोई इंटरेस्टिंग बंदा सामने आया है। वो जाते हुए उसके कंधे थपथपाता है और कहता है कि वो जरूर एस रैंक का निशाना लगा रहा होगा, इसलिए वो ऊपर उसका इंतजार करेगा। डॉक्टर्स उसे भगाना शुरू कर देते हैं, जिसे ताहुन सिर्फ देखता रह जाता है। सबके ठीक होने और तैयार होने के बाद उन्हें एक जंगल भेजा जाता है जहां बहुत सारे डंजन पोर्टल्स हैं। सुनुंगजुन माइक उठाता है और उम्मीद करता है कि उन्होंने काफी आराम कर लिया होगा, क्योंकि ट्राईआउट्स का सेकेंड राउंड अब शुरू होने वाला है। इस टेस्ट का वेन्यू एक असली गेट है, जिससे वो गुजरेंगे और खुद को एक डी रैंक डंजन में पाएंगे। स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान है कि वो एक असली मॉन्स्टर्स वाला डंजन। लेकिन सुनुंगजिन समझाता है कि हर 5 एग्जामिनीज के लिए एक सुपरवाइजर होगा जो उनका ख्याल रखेगा। मगर ये कोई फ्री पास नहीं है, क्योंकि डंजन में उनके हर एक्शन पर उनको इवैल्यूएट किया जाएगा और ज़रूरी आइटम्स और वेपन्स एसोसिएशन प्रोवाइड करेगी। ताहुन ने डंजन की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ये समझ आता है, क्योंकि जो भी पास हुए हैं वो काफ़ी पावरफुल होंगे और एक्स्ट्रा सेफ रहने के लिए उनके पास एक सुपरवाइजर भी है। बदकिस्मती से ये कोई डी रैंक डंजन नहीं है, ये एस रैंक डबल डंजन है, अपोकलिप्टो। पहले इसे एक डी रैंक डंजन समझा गया था, जो ट्राईआउट्स के लिए परफेक्ट था। लेकिन जब पहली पार्टी जो अंदर गई थी वो स्लॉटर्ड हो गई, तब पता चला कि ये पहला डबल डंजन है जो कभी डिस्कवर हुआ था। अगर वो उनको वॉर्न कर पाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए वो बस अपने काम से काम रखेगा और अंदर चला जाएगा। जब तक वो उस पहली पार्टी में नहीं है जिसने डंजन की असली आइडेंटिटी डिस्कवर की थी, वो सर्वाइव कर सकता है। जब वो डंजन के अंदर जाता है तो उसका चेहरा थका हुआ हो जाता है ये देखकर कि उसका सुपरवाइजर कौन है। ए रैंक प्लेयर माओ हैक। साइड नोट, ये बंदा उस पार्टी का हिस्सा है जिसने सबसे पहले अपोकलिप्टो को डिस्कवर किया था। तो मुख्तसर ये कि ताहुन बुरा फंस गया है। बाकी कंटेस्टेंट्स डंजन के अंदर मौजूद गोलम्स का आसानी से सामना कर लेते हैं और दोहा उन्हें उनके इम्प्रेसिव कॉम्बैट डिसीजंस पर मुबारकबाद देता है। हालांकि ये उनकी पहली लड़ाई है। वो अभी बता सकता है कि वो बिल्कुल प्लेयर्स बनने के काबिल हैं। दूसरे अपने इंस्ट्रक्टर से मिलने वाली इतनी ज्यादा तारीफ से ओवरवेल्म महसूस करते हैं। लेकिन ताहुन को कुछ और ही फिक्र है, क्योंकि वो पहली डिस्कवरी टीम में होने पर अफसोस करता है। भले ही उसकी वजह से फ्यूचर बदल गया हो, वो अब भी यही सोचता है कि ये वही टीम है।
क्योंकि डोहाक ने वो यूनिक आइटम पहना हुआ है जो डबल डंजन के पहले डिस्कवरर ने पहना था, सेज रिंग। एक ऐसी आइटम जो स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्पीड और माना को 10 गुना बूस्ट करती है। इन स्टैट्स के बावजूद अपोकलिप्टो डबल डंजन अब भी एस रैंक है, इसलिए उसे इसमें बह नहीं जाना, क्योंकि वो अपनी इस हालत में प्रेडेशन के बगैर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसे यकीनी बनाना होगा कि ये लोग अपोकलिप्टो को ना ढूंढ पाएं, उसका एक इशारा भी नहीं। आखिरकार पार्टी एक क्रॉस रोड्स पर पहुंचती है, जहां एक प्लेयर कैंडिडेट डोहॉक से पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो उन्हें पुरसुकून रहने को कहता है, क्योंकि ऐसा हमेशा होता है। इसलिए पहले उन्हें ये देखने के लिए मेजॉरिटी वोट लेना चाहिए कि कहाँ जाना है। उसी सेकंड ताहुन बस आगे की तरफ भागता है और डोहाक उसे वापस आने का कहता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। हालांकि ताहुन नहीं रुकता, क्योंकि वो फैसला करने का हक उन्हें नहीं देना चाहता। वो उन्हें किसी दूसरी तरफ ले जाएगा ताकि वो कभी अपोकलिप्टो को ना ढूंढ सके और लंबी जिंदगी जिए। बदकिस्मती से उसके लिए उसके अपने ही एक्शंस उसकी तबाही बन जाते हैं, क्योंकि वो सीधा अपोकलिप्टो डंजन के पास पहुंच जाता है। ये देखकर उसे पसीने आने लगते हैं और वो जोर जोर से सांस लेने लगता है जब वो इसे देखता है। उसे यकीन नहीं आता कि भले ही वो इधर उधर भागा, वो फिर भी यहीं पहुंच गया। इससे पहले कि बाकी लोग वहां पहुंचे, ताहुन उन पर चिल्लाता है कि रुक जाओ, क्योंकि ये गेट किसी भी नॉर्मल गेट से अलग है, ये अजीब है। इसीलिए उन्हें कुछ भी करने से पहले इस इंसिडेंट की रिपोर्ट करनी चाहिए। क्या यहाँ ये करना सही नहीं होगा? डोहॉक मान जाता है। यकीनन ये उसका पहला मौका है कि उसने ऐसा कुछ देखा है, और एचक्यू को रिपोर्ट करना अक्लमंदाना फैसला होगा। हालांकि एक प्लेयर को कभी कभी अनवाइज एक्ट करने की भी जरूरत होती है, इसीलिए उन्हें अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले कि ताहुन उससे कुछ और पूछता, डोहाक उसे एक तरफ धकेल देता है और कहता है कि वो उसकी फिक्र को पूरी तरह समझता है, लेकिन जो माना वो इस गेट से सेंस कर रहा है वो मिनिस्क्यूल है, परेशान होने के काबिल नहीं। ये सिर्फ एक मामूली डी रैंक डंजन है। अगर कुछ हो भी गया तो उनके पास यहाँ एक ए रैंक प्लेयर और एक यूनिक आइटम है। डंजन के अंदर रूल्स कोई मायने नहीं रखते। अगर रखते भी होते तो डंजन को एक्सप्लोर करने से उन्हें यकीनन किसी भी और से ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। ताहुन कहता है, उसे बताया कि भले ही ये एक टेस्ट है, एक्सप्लोरिंग रूल्स अब भी लागू हैं। डोहॉक मुड़ता है और उसकी तरफ इशारा करता है। वो वही है जिसने पहले रूल्स तोड़े थे, है ना? बाकी लोग उस पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि वो वही था जो भागकर इस जगह आया था, और उसकी हिम्मत कैसे हुई एक एक्टिव ए रैंक प्लेयर पर इस तरह सवाल उठाने की। ताहुन को इन लोगों की बेशर्मी पर यकीन नहीं आता, मगर डोहॉक कहता है कि इससे फैसला हो चुका है। इससे पहले कि ताहुन उसे मजीद सोचने का कहे, डोहॉक अपनी उंगलियां चटकाता है और एक सफ़ेद रोशनी उन सबको घेर लेती है, जो उन्हें एस रैंक डंजन भेज देती है। एक ऐसी डंजन जहां उनका कोई काम नहीं था, अपोकलिप्टो। जिस हॉल में उन्हें भेजा गया वहां एक बड़ा नाइट पहरा दे रहा होता है। प्लेयर कैंडिडेट्स डोहॉक से इस बारे में सवाल करते हैं, क्या इस डंजन को डैंक नहीं होना चाहिए था? ताहुन उन्हें खामोश रहने को कहता है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए उन्हें अपने सामने देखना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं। धुंध से 2 ए रैंक डेथ नाइट्स करीब आते हैं, जिससे डोहॉक के होश उड़ जाते हैं और उसे पसीने छूटने लगते हैं। वो सबको जंग के लिए तैयार होने का कहता है, और तभी नाइट्स एक ताकतवर डबल अटैक के साथ हमला करते हैं, जिससे पार्टी बचने में कामयाब हो जाती है और डोहॉक को पलटकर हमला करने का मौका मिलता है, जहां वो बहुत सारे लावा स्पाइक्स बनाता है और उन्हें डेथ नाइट्स के पार कर देता है। इससे प्लेयर कैंडिडेट्स को अपनी पूरी ताकत से हमला करने का मौका मिलता है, चाहे वो फ्लेमिंग सॉर्ड्स हों या रॉकी शील्ड्स। ये सब तब होता है जब डोहॉक उनकी रहनुमाई करता है। आखिरकार वो डेथ नाइट्स को हराने में कामयाब हो जाते हैं और प्लेयर कैंडिडेट समझते हैं कि वो महफूज हैं और वो मजीद ऐसे दुश्मनों का सामना कर सकते हैं। मगर जल्द ही उनका ये वहम टूट जाता है जब उनके पीछे एक एलीट स्क्वाड नमूदार होती है, जो किसी भी वक्त उनकी जान लेने के लिए तैयार थी। ये कुदरती तौर पर प्लेयर कैंडिडेट्स को हैरान कर देता है, मगर ताहुन को नहीं, क्योंकि वो दूसरे डेथ नाइट्स की लाशों की जांच कर रहा होता है और महसूस करता है कि इस जगह कुछ बहुत अजीब है। डेथ नाइट्स के साथ जंग जारी रहती है और डोहॉक उन्हें दूर रखने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो आते ही रहते हैं। और मजीद ये कि प्लेयर कैंडिडेट्स अपनी हद तक पहुंच चुके हैं।
अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वो सब यहाँ मर जाएंगे। ताहुन पास आता है और डोहॉक को बताता है कि कुछ गलत है, जबकि डोहॉक हैरान होता है कि इतनी देर लड़ने के बावजूद वो जरा भी थका नहीं है। इनकी तरह ही आखिर यहाँ कौन है? मजीद ये कि अगर उसके पास मोनार्क हार्ट स्किल ना होती तो वो सब कब के मर चुके होते। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, और ताहुन बताता है कि वो सिर्फ अंदाजा लगा रहा है, मगर ये चीजें डेथ नाइट्स नहीं है, जिससे दूसरे प्लेयर कैंडिडेट्स को लगता है कि वो फजूल बात कर रहा है। वो इतनी देर से किससे लड़ रहे थे? ताहुन एक बड़ी तलवार उठाता है और कहता है कि वो अभी पता लगा लेगा, इसलिए वो सुकून से बैठें। वो अपने मुक्के को रॉक से ढक लेता है और उन अनगिनत डेथ नाइट्स पर हमला कर देता है जो उसे जख्मी करने की कोशिश करते हैं, मगर वो हवा में ऊंची छलांग लगाता है और उनके ऊपर से गुजरते हुए उस बड़े डेथ नाइट पर हमला करता है जो सामने खामोश खड़ा था। आखिरकार वो किसी चीज के पार निकल जाता है, जिससे पूरा कमरा टूटने लगता है और जो डेथ नाइट्स उसके पीछे थे वो गायब हो जाते हैं। दूसरे ये देखकर दंग रह जाते हैं और ताहुन उन्हें समझाने आता है। ये दरअसल एक इल्यूजन ट्रैप था, जिसने उन्हें एक ख्याली जगह और दुश्मन दिखाए थे। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो इंट्रूडर्स की एनर्जी खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। एक प्लेयर कैंडिडेट कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें एक मामूली इल्यूजन के खिलाफ इतनी मुश्किल हुई। डोहॉक भी पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि ये एक ट्रैप था, क्योंकि उसने पहले कभी डेथ नाइट से मुकाबला नहीं किया होगा। ताहुन कहता है कि भले ही उसे ज्यादा इल्म नहीं, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि डेथ नाइट्स इतने कमजोर हों। ये बात डोहॉक को हैरान कर देती है, मगर ताहुन उन्हें आगे बढ़ने को कहता है, इससे पहले कि कोई और चीज उन पर हमला कर दे। इल्यूजन खत्म होने के बाद भी हालात बेहतर नहीं हुए।